अच्छा जी। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर चैप्टर कह रहा हूँ, सिलेबस के अंदर जो लिखा हुआ है वो है अपेंडिक्स A4। अपेंडिक्स A4 जो A1 है, सॉरी A4 कह रहा हूँ, वो है इनइक्वालिटीज़ के बारे में और रियल लाइन के बारे में। तो उसके अंदर एक मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी एग्जांपल, ये लिखा हुआ है 6/x-1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये जो इनइक्वालिटी है, हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें जैसे नीचे किया हुआ, तो 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5x-5 बन जाता। ठीक है, वो बस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया दोनों साइडों पर, और अब इसके अंदर से बस -5 जो है उसको दूसरी साइड पे ले गए तो 11 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5x बन गया। और फिर ये 11/5 ग्रेटर देन इक्वल टू x। आप सोचेंगे शायद यहीं पे सॉल्व हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एक मतलब काफ़ी नोटेबल बात लगी है जो मैं भी पहले एक्सपेक्ट करता यार ये यहीं पे हो जाएगा। असल में जब हम ये करते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन लूज़ कर जाते हैं। तो अब अगर हम कोई वैल्यू ट्राई करें, चलो ठीक है 11/5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये तो समझ आ गई ना कि मतलब x की जो भी वैल्यू होगी इससे कम होगी। लेकिन अगर हम लोअर लेवल की तरफ जाएं, तो अगर x की वैल्यू जो है वो क्या नाम है, मेरा ख्याल है 1 होना, तो इन्फिनिटी आ जाता है ये। तो वो एक रियल नंबर नहीं है, रियल लाइन पे नहीं होएगा वो। देखो नहीं, एक सेकंड, नहीं बस एक सेकंड, मसला आ रहा है। हाँ, ये होल इसलिए मेरा ख्याल है कि आप इसको 1 नहीं दे सकते। अगर आप x की वैल्यू 1 डालोगे 6/x-1 के अंदर, तो वो 6/0 बन जाता है, तो वो इन्फिनिटी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। वैसे ये ट्रू है, लेकिन मेरा ख्याल है होल की वजह ये है कि वो इन्फिनिटी आ रहा है। वो लिखा भी है उन्होंने, इज़ अनडिफाइंड और नेगेटिव। तो नेगेटिव इसलिए क्योंकि जब आप पीछे जाओगे और अगर आप करते हो इसको x = 0, तो ये बन जाएगा 6/-1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब 6/-1 मतलब -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये तो फॉल्स हो गया ना। तो मतलब हम देख सकते कि ये यहाँ पे भी टूट रहा। तो इस एग्जांपल का मकसद ये था कि आप ख़ाली सिंप्लीफिकेशन करके ना छोड़ दो। इस तरह का कभी सवाल है, मुख्तलिफ़ चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि हो सकता है इस तरह का भी कुछ हो सके। चेक कर लो कि ये कोई इंफॉर्मेशन लूज़ तो नहीं हो रही आपकी खाली ये सिंप्लीफिकेशन के साथ, और जो आपके पास जो सवाल दिया गया था उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ टेस्ट करो। ये मेरी एडवाइस होगी, इस वजह से करें। आगे अब हमें एक और इनइक्वालिटी सिंपल सी है, ये बस मॉडुलस फंक्शन के साथ डील करने के लिए, अगर किसी को भूल गया हो तो ये है 5 - 2/x का होल मॉडुलस लेस देन 1। अब ये जो है 5 - 2/x, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब ज़ीरो से लेके 1 के दरमियान में है, यहाँ पता चल रहा है हमें कि लेस देन 1 का है ना। तो अब इसकी वर्स्ट केस यही होगा ना कि मतलब असल में साथ ये माइनस आंसर दे रहा है। तो लेफ़्ट साइड पे फिर हम -1 इज़ लेस देन 5 - 2/x लेस देन 1 कर देते हैं। तो बेसिकली जो राइट साइड पे a है, तो मतलब इस फॉर्म में मॉडुलस f(x) लेस देन a, तो फिर आप -a मॉडुलो 5 - 2/x लेस देन a, इस तरह से कर देते हो। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी सेक्शन में लिखा हुआ ना, वो यही बात है कि अगर मॉडुलस हो तो हम इसको इस तरह से खोल सकते हैं। अब आगे बस वो सिंप्लीफिकेशन है, उसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। और वो हाँ, रियल लाइन के अंदर जहाँ तक बात है तो वो इस तरह से ड्रॉ, मतलब बस एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके ऊपर आपने मतलब थोड़ा मोटा करके लिख देना, शायद किसी और रंग से लिख लो या थोड़ा मोटा करके लिख लो। उसके अलावा फिर आ जाती है एक और प्रॉब्लम, ये मेरे ख्याल इसकी आखिरी प्रॉब्लम है, अपेंडिक्स 4 ही लिखा हुआ है। ओके, मुझे नहीं पता ये मैंने गलत लिखा है, जो भी है खैर मिस कराओ। खैर सवाल ये है, ग्राफ दी इनइक्वालिटी x मॉडुलो मेरा मॉड ही कहता है, मॉडुलो नहीं कहता, मॉड x प्लस मॉड y इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, अब सही लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को हम ड्रॉ करने के लिए ना, अब पहले हम तमाम केसेस कंसिडर करते हैं। 4 केसेस हैं। एक केस ये है कि x की, अच्छा हाँ, सबसे पहले मैंने उसको y को आइसोलेट कर दिया, तो वो बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ लेस देन इक्वल टू 1 - एब्सोल्यूट x। अब जो 4 पॉसिबल केसेस हैं वो ये है कि या तो दोनों x और दोनों y जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इस इनइक्वालिटी में आप
देखोगे कि एक्स प्लस वाई लेस दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। या फिर अगर हम खाली वाई वाली को देखें जो मैंने आइसोलेट किया हुआ है, तो वाई लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब इसी तरह से हम करेंगे एक्स इज़ लेस दैन ज़ीरो एंड वाई इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये भी एक केस है पॉसिबल। तो आपको पता ही है बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन, तो ये वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी तरह से हम वाई लेस दैन ज़ीरो वगैरह इस तरह से तीसरे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर भी कर लेंगे। तो ये जो 4 पॉसिबल केसेस थे ना हमारे एक्स और वाई की साइन के मुतल्लिक, वो हमने अब कवर कर लिए हैं। और अब हमें हर किसी चीज़ के लिए ना एक अलग इनइक्वालिटी मिल रही है। अब इन चारों केसेस के लिए हमने देख लिया कि यार इसकी लिमिट क्या है। ये जा रहा है लेस एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो से लेके और जब वाई की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी तब ये जब दो कंडीशंस पूरी होंगी, और इसके अलावा अगर y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1 प्लस एक्स है तो जाके इसका हिस्सा बन रहा है। मतलब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट वाली बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर ये तीनों इनइक्वालिटीज़ ट्रू होंगी तो वो आपके सोल्यूशन में आएगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि अब एक्स ग्राफिंग की तरफ हम आए तो इनकी जो एसोसिएटेड लाइन है ना वो ड्रॉ कर देते हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो एसोसिएटेड लाइंस बेसिकली ना ये इनइक्वालिटी के अंदर ना आप साइन की जगह बस लेस दैन ग्रेटर दैन की जगह ना आप इक्वल टू डाल देते हो। तो y इक्वल्स 1 माइनस एक्स आपने प्लॉट करनी है, y इक्वल्स 1 प्लस एक्स करनी है। और याद रखना है कि आपने जो लिमिटेशंस लगाई हुई हैं, मतलब x इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड y इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, आपने इससे आगे नहीं जाना। तो जैसे 1 माइनस एक्स है, ये 1 ज़ीरो के ऊपर 1 होती है, ठीक है। और आप 1 पे चले जाते हो अगर, तो ये पॉजिटिव के लिए है ना खाली। तो आप अगर 1 पे चले जाते हो तो ये y इक्वल्स 0 दे देता है आपको। आप देख सकते हो पर्पल लाइन भी बनी हुई है। अब अगर मैं इस लाइन को और एक्सटेंड करता ना आगे, तो वो y इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो वाली कंडीशन को वायोलेट कर देता, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से हमने सारी लाइनें बना ली हैं। अब सारी लाइनें बना ली हैं तो हम उनकी डायरेक्शन देखेंगे। उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, उसको कहते हैं ओरिजिन टेस्ट। तो ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ थी ना पर्पल, रेड और ब्लू और ये ऑरेंज में, तो पर्पल वाली अगर आप देखें तो ओरिजिन टेस्ट की बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो ये हम करते हैं कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर हमने देखना हो कि इंक्लूडेड है या नहीं, तो हम यही करते हैं ना कि देखो अगर मैंने चेक करना है कि जो 0 0 है क्या वो पर्पल वाली इनइक्वालिटी के अंदर पूरा उतर है, तो उसके अंदर हम यही करेंगे ना कि y की जगह 0 डाल देंगे, x की जगह 0 डाल देंगे। तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 माइनस 0, तो 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? हाँ ये ट्रू है। तो हम इसका ये मतलब निकालेंगे कि क्या ये सोल्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा डिटेल में चला गया हूँ, मैं वापस थोड़ा बाहर आता हूँ। अगर कोई मुझे छोड़ के पता नहीं कि उसका दिमाग कहीं और चला गया था। तो ओरिजिन टेस्ट का काम ये होता है कि आप जब x और y की वैल्यू 0 डालते हो ना, अगर जो आपको इनइक्वालिटी मिलती है वो ट्रू है तो इसका मतलब है कि 0 0 इंक्लूडेड है उस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन में। इनइक्वालिटी इसका सोल्यूशन अगर आपको पता नहीं किस तरह का दिखता है तो इस तरह का दिखता है कि वो मतलब एक बाउंडिंग लाइन होती है और उसके बाद सारा ये मतलब शेडेड एरिया होता है। ये जो शेडेड एरिया है, क्या इसके अंदर 0 0 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब आप कोई भी वैल्यू डालना है यहाँ पे x और y के अंदर, तो ये इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। वैसे मेरा ख्याल है खास इसके अंदर बात नहीं है। इसी तरह से ये सब के लिए की है, लाल वाले के लिए, नीले वाले के लिए और ऑरेंज वाले के लिए, तो ये सारे ही ट्रू आए हैं और पता चल गया कि सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ को है। फिर जो दरमियान में हिस्सा है पता चल गया कि यार ये है आपकी इनइक्वालिटी। तो इस तरह से हमने इसको प्लॉट किया। यही मेरा ख्याल है थोड़ी मुश्किल थी, बकाया सारी आसान से हैं, तो इसलिए मैंने ये वाली कर दिया। अब अगला, अब पहला चैप्टर से में आ गया फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर सबसे पहले बात आती है सिमेट्रीज़ की। तो सिमेट्रीज़ तीन किस्मों की होती हैं, लेकिन फंक्शंस के लिए हम खाली 2 देखेंगे। सिमेट्री अबाउट ओरिजिन जो होती है वो बेसिकली होती है कि आपका फंक्शन ऑड है, मतलब अगर आप f के अंदर -x डालते हो तो ये -f ऑफ x रिटर्न करता है। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो बी वाली जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये एक ऊपर को कर्व जा रहा है और जो लेफ़्ट साइड पे वो नीचे को कर्व जा रहा है। तो ये होगी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। इसको सिमेट्री अबाउट y इक्वल्स x भी कह लेते हैं कुछ लोग। खैर, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस है दूसरी बात। तो बेसिकली उसकी एग्जांपल है a, मतलब नहीं सॉरी एक सेकंड पक्का करना है भाई। सिमेट्री अबाउट y इक्वल y एक्सिस,
हाँ हाँ सही है, ठीक है सही है, सही बोल रहा हूँ। ए जो है ना, ए डायग्राम जो आपके अपर राइट पे नज़र आ रही है, आप देख सकते हो कि राइट पे जो है वही लेफ़्ट पे है, मतलब वाई एक लाइन है जो उनको सेपरेट कर रही है इन दो मिरर इमेजेस को, तो ये सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस हो गई। इसी तरह से सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस भी होती है, जैसे इस सर्कल के अंदर आप देख सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि ये फंक्शन नहीं है। अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करें, जो चैप्टर 1 के अंदर ये है एक बात, कि अगर आप एक वर्टिकल लाइन बनाते हो और आपको किसी भी पॉइंट पर नज़र आ जाता है एक कर्व के अंदर कि यार ये एक से ज़्यादा पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है मेरी लाइन, तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन बाय डेफिनेशन आपको एक इनपुट के लिए एक वैल्यू वापस करता है। अगर आपको एक इनपुट के लिए दो आउटपुट्स मिल रही हैं जो इस केस में है, तो फिर आपके पास फंक्शन नहीं है, ये कुछ और है, ये कोई और कर्व हो गया। तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस फंक्शंस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, वो फिर से बात ये करूँगा, वर्टिकल लाइन टेस्ट को फेल कर जाते हैं। खैर आगे बात आती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस की, ये डिटेल में चैप्टर नंबर 4 की बारी बात करूँगा। डोमेन्स जो रेंजेस की जो जहाँ तक बात है आपको पता ही है, एक रियल नंबर डोमेन का पार्ट तब होता है अगर वो उसका आंसर अनडिफाइंड ना आ रहा हो और इमेजिनरी नंबर ना आ रहा हो, मतलब कोई नॉर्मल सा कोई डेफिनेट नंबर आ रहा हो ना जो एग्जिस्ट करता है, तो होगा वो डोमेन का हिस्सा वो नंबर। खैर जो रेंज है जहाँ तक उसकी बात है, उसके फाइंड करने के लिए एक टिप है। ये असल में रेंज के अंदर काफ़ी बार तुक्का ही लगाना पड़ता है ना, क्योंकि उसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। लेकिन अगर इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस टी, अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई चीज़ आ रही है, तो आप रेंज के अंदर से ना आपका रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और उसके अंदर से एक टर्म एक्सक्लूड होएगी। वो जो टर्म एक्सक्लूड होएगी ना वो होगी ए डिवाइडेड बाई सी। तो इसकी एग्जांपल मैंने राइट साइड पे भी दी हुई है। एक मैंने इक्वेशन, आप एक फंक्शन देख सकते हो 3x माइनस 1 ओवर माइनस 5x प्लस 13। अब इसके अंदर भी अगर हम ये ए ओवर सी वाला रूल अप्लाई करें तो हम देख सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है ये एक ऑनलाइन कैलकुलेटर ने किया हुआ है, तो वो बता रहा है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर y इज़ नॉट इक्वल टू -3 ओवर 5। तो ये भी ए ओवर सी वाला फॉर्मूला इन्होंने लगाया हुआ है। तो ये रेंज निकालने की टिप है बस। उसके बाद कॉम्पोजिट फंक्शंस आ जाते हैं। कॉम्पोजिट फंक्शन सिंपल सी बात है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एफ़ की जो इनपुट है ना वो जी ऑफ एक्स का आंसर है, ये होती है बस कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो ये डायग्राम में आप देख भी सकते हो कि एक्स आप जी को देते हो तो वो जी ऑफ एक्स निकालता है, और जो जी ऑफ एक्स आता है ना वो एफ ऑफ एक्स की एफ़ की इनपुट बन रहा है, और आप फिर एंड पे जो आपको मिल रहा है ना वो कॉम्पोजिट का आंसर है। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की। ये मेरा ख्याल है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने 2022 का CLO देखा था उसके अंदर F नहीं लिखा हुआ था इसके साथ, लेकिन हो सकता है 2023 का डिफरेंट हो, कवर कर लेता है। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, मतलब अगर पॉजिटिव होएगा तो मतलब मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ, और अगर नेगेटिव होगा तो मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से आ सकता है ना कि मूव 1 यूनिट टू द राइट, अगर आपको इस तरह से कहा हुआ है तो ए इक्वल्स 1 होगा। अगर आपको कहा जाता है मूव 1 यूनिट टू द लेफ़्ट, तो इसके अंदर होएगा ए इक्वल्स -1। तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट जब आपने करना हो ना, तो आपका सिंपल फार्मूला यही है कि आप x जहाँ पे भी लिखा हुआ है ना उसकी जगह ब्रैकेट्स में x माइनस ए लिख दो। x स्क्वायर है तो फिर वो x माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से चलता जाएगा। और वर्टिकल शिफ्ट भी ऐसे ही है, उसके अंदर आप बस जहाँ पे भी y है उधर y माइनस ए लिख देते हो रिप्लेस करके। तो वो अगर आपके पास इक्वेशन इस तरह से, मैंने साथ एग्जांपल दी हुई है, y इक्वल साइन एक्स है तो मैं y की जगह y माइनस 2 डाल देता हूँ इक्वल साइन एक्स। तो ये जो मैंने साथ ऑनलाइन ग्राफ कैलकुलेटर से मैंने साथ प्लॉट करके दिखाया हुआ है कि आंसर सही आ रहा है। उसके बाद स्ट्रेचिंग की बात हो जाती है। स्ट्रेचिंग के अंदर ये है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच चाहते हो ना तो आप x डिवाइडेड बाय a से रिप्लेस कर दोगे, और जैसे इसके अंदर आप माइनस ए से कर रहे थे, इधर आप डिवाइडेड ए से कर रहे हो, सारा वही काम है। और a पॉजिटिव, एक सेकेंड मेरा ख्याल है ये, हाँ अगर आपने स्ट्रेच करना तो ये ए, हाँ वो सही है स्ट्रेच बाय फैक्टर ऑफ 1 का मतलब है तो कुछ भी नहीं मेरा ख्याल है हो रहा। लेकिन वो कहते हैं अगर 2 टाइम्स स्ट्रेच कर दो तो फिर वो इस तरह से ये करता है काम। खैर मेरा ख्याल है ये टॉपिक नहीं आएगा। चैप्टर 1 के अंदर और कोई ख़ास बात नहीं है।
आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन मेरा ख्याल टाइम ज़ाया करने वाली बात है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 2, लिमिट्स एंड कॉन्टीन्यूटी। इसके अंदर लिमिट एवेल्यूएशन का सबसे पहले कॉन्सेप्ट है, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि आप ज़ीरो के करीब तरीन वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डिस्टर्बिंग टर्म का। अब आप एक एल्जेब्राइक प्रॉब्लम एक्सप्रेशन देख रहे हो जिसके अंदर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 100 होल माइनस 10 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट ज़ीरो डाल दूँ ना तो ये मुझे इन्फिनिटी आंसर देगा। तो ये एक डिस्टर्बिंग टर्म जो आ रही है ना एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से ना ये जो डिनोमिनेटर के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसकी वजह से मेरे आंसर के अंदर इन्फिनिटी आ रहा है। तो किसी तरीके से इसको ख़त्म करना है हमने। तो सिम्प्लिफिकेशन का तरीका ये होता है, अगर आपको न्यूमरेटर में इस तरह से नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ माइनस हो रही है किसी और चीज़ से, तो आप उसको उसके प्लस के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। इसके अंदर फिर आप लगा सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला, तो वो बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर रूट था, उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और माइनस 10 का स्क्वायर तो माइनस 100 आ गया। और नीचे अब ऊपर देख सकते हो पहले कि 100 माइनस 100 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर खाली एक्स स्क्वायर बच गया। अब आप ऊपर वाला जो एक्स स्क्वायर है वो नीचे वाली जो डिस्टर्बिंग टर्म थी हमारी एक्स स्क्वायर, उससे कैंसिल कर दो, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 100 प्लस 10 ये हमारे पास आ गया। अब बस आपने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करोगे तो इस बार आपको कोई इन्फिनिटी वाला मसला नहीं आएगा, क्योंकि डिस्टर्बिंग टर्म चलेगी, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरह से हम लिमिट्स को एवेल्यूएट करते हैं। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है सैंडविच थ्योरम का। वो ये है कि अगर एक डेफिनेट वैल्यू है एल जो लेस दैन इक्वल टू इस तरह से फॉर्म में लिखी हुई है किसी लिमिट के, और इसी तरह से आगे लेस दैन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं बराबर है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि मतलब अगर 1 लेस दैन इक्वल टू कोई चीज़ लिखा हुआ है और आगे उसी के आगे लिखा हुआ है लेस दैन इक्वल टू, तो एक ही मतलब है इसका कि वो इक्वल है। कोई ख़ास बात नहीं है इसके अंदर, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब इससे डिराइव हुए कुछ फॉर्मूले हैं जो मेरा ख्याल है काबिल गौर हैं, कुछ एक्सरसाइज में यूज़ हुए हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के अंदर ना साइन एक्स ओवर एक्स की वैल्यू ज़ीरो होती है, और लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो के अंदर साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है। तो मतलब जब अप्रोच कर रही होगी आपकी वैल्यू इन्फिनिटी को तो ज़ीरो होगा, और जब ज़ीरो को अप्रोच कर रही होगी तो 1 होगा। ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज़ हैं, बस लिमिट की जो अप्लाई हो रही है वो चेंज है। खैर, उसके बाद आ जाते ये एप्लीकेशन है इसके, ये जो सैंडविच थ्योरम है। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है u, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता है इस गिवन कंडीशन को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 लेस दैन इक्वल टू u ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो अब हमने ना लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो फाइंड करनी है। अब हम करेंगे ये कि हम इस इनइक्वालिटी की तीनों साइडों के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो अप्लाई कर देंगे। अब हम ये करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू u लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो u ऑफ x लेस दैन इक्वल टू 1। तो हम सैंडविच थ्योरम अप्लाई करके सीधा सीधा उसको इक्वल टू 1 लिख देंगे। अब हम ये कर लेंगे तो हमें आंसर मिल गया बस, और कुछ भी नहीं है। ये सैंडविच थ्योरम तो ये मुझे स्लाइडें बनाए हुए बिल्कुल 3 दिन हो गए हैं, इससे कि मुझे रिवाइज़ करनी पड़नी चाहिए थी, लेकिन अब रात के 4 बज रहे मैं नहीं कर रहा, इसलिए बीच में आ रहा हूँ। खैर, वन साइडेड लिमिट्स की बात आ जाती है। वो अच्छा ठीक है, 2 किस्में होती हैं, लेफ़्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट। लेफ़्ट हैंडेड लिमिट के अंदर ये होता है कि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे होते हो, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हो। और राइट हैंडेड लिमिट में होता है कि आप राइट टू लेफ़्ट आ रहे होते हो। तो बेसिकली जैसे कि ये एग्जांपल है, आप देख सकते हो कि दोनों ज़ीरो की लिमिट्स ही हैं, लेकिन एक लेफ़्ट साइड से आ रही है और एक पॉजिटिव साइड से आ रही है। और ज़ीरो से पहले ना -1 की वैल्यू है, और ज़ीरो के बाद जो है वो +1 की वैल्यू है। तो ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। लेफ़्ट हैंड लिमिट के अंदर वो -1 आ रहा है, आप ग्राफ में भी देख सकते हो, और राइट हैंड लिमिट के अंदर 1 आ रहा है। उसके बाद 2 साइडेड लिमिट्स क्या होती हैं, वो बेसिकली नॉर्मल लिमिट होती है। उसकी कंडीशन ये होती है एग्जिस्टेंस की, क्योंकि काफ़ी सवालों में आपने देखा होगा एक्सरसाइज के अंदर कि यार ये लिमिट एग्जिस्ट करती है इस पॉइंट पे या नहीं करती। तो उसका यही है कि
उसकी कंडीशन ये है कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और साथ आपस में इक्वल भी होनी चाहिए। तो आप इस जैसे साइन थीटा ओवर थीटा वाली एग्जांपल है, जैसे हमने फॉर्मूला पहले भी देखा था, तो इसके ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो x इक्वल्स ज़ीरो, थीटा इक्वल ज़ीरो के ऊपर हम देखें तो लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के करीब करीब ही नज़र आ रही है, तो दोनों 1 की इक्वल हैं। तो फिर इसका मतलब है जो नॉर्मल लिमिट है, मतलब 2 साइडेड लिमिट है, वो भी इक्वल टू 1 है। ये बस बात है। कंडीशन ये है कि दोनों लिमिट्स आपस में बराबर हो। उसके बाद डोमेन एंड पॉइंट्स के ऊपर बात आ जाती है लिमिट की एग्जिस्टेंस की, क्योंकि कुछ सवालों में पूछा गया। तो मैंने एक एग्जांपल दी हुई है ये कि आपको एक फंक्शन दिया है, अगर एफ एफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, तो और आपको इसकी डोमेन बताई हुई है जी माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक है, 1 इंक्लूसिव। तो x इक्वल्स 1 के ऊपर क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं करेगी। इसकी वजह यह है कि आप जब आप इसकी राइट हैंड लिमिट लगाने की कोशिश करोगे ना, तो आप इसकी डोमेन से ही बाहर निकल रहे हो। डोमेन से बाहर निकल गए तो मतलब फंक्शन अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 2 साइड लिमिट की कंडीशन ये है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। तो ये वो रूल वायलेट कर रहा है, तो इसके डोमेन एंड पॉइंट्स जो होते हैं ना आपके, वो कभी भी उधर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आ जाती है बात जो साइन एक्स ओवर एक्स वाला जो पुराना फार्मूला था, उसकी एप्लीकेशन की थोड़ी सी एक एग्जांपल है। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो है, tan t इंटू सीकेंड 2t ओवर 3t। अब हमें पता है कि tan t जो होता है वो साइन ओवर कॉस हो गया, और सीकेंड जो है वो 1 ओवर कॉस होता है, तो हमने इस तरह से अप्लाई किया। तो साइन t ओवर t जो है ये हमें पता है कि वो जब t अप्रोचेस टू ज़ीरो तो ये 1 होता है, तो हमने 1 लिख दिया उसकी जगह। अब 1 ओवर कॉस t हमें पता है कि कॉस ज़ीरो जो होता है वो 1 होता है। इसी तरह से कॉस 2t, 2 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो गया, कॉस ज़ीरो फिर से 1 हो गया, तो ये 1 ओवर 3 हमारे पास आंसर आ रहा है। इसी तरह से हाँ ठीक हो गया। अब आगे कॉन्सेप्ट है कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी की कंडीशंस ये हैं कि सबसे पहले जो अच्छा कॉन्टिन्यूटी पहले होती है बात एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस होती है, ठीक है। तो जैसे ए है, तो सबसे पहले उसकी कंडीशन है अगर कॉन्टिन्यूटी उधर पाई जाती है तो वो ये है कि उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उसकी 2 साइडेड लिमिट जो होती है, जो नॉर्मल लिमिट हम कह लो, जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। और ये तीसरी बात ये है कि इनको बराबर होना चाहिए। तो मतलब जो लेफ़्ट हैंडेड लिमिट है एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट हैंडेड लिमिट है एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शनल वैल्यू है वो भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीनों को बराबर होना चाहिए। तो इसका ये मतलब है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ए जो है इसके अंदर होल फील्ड है, तो मतलब फंक्शनल वैल्यू भी इसके अंदर 1 ही आ रही है 0 पर, तो इसके अंदर 0 पे कॉन्टिन्यूटी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी वही आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी वही आ रही है। लेकिन अगर हम राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे खाली लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शनल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, और ना ही बराबर है, एग्जिस्ट नहीं करते तो सारी बातें बराबर भी नहीं होएगी। तो ये फ़र्क है लिमिट्स की एग्जिस्टेंस के बीच में और कॉन्टिन्यूटी के बीच में। कॉन्टिन्यूटी के अंदर साथ जो फंक्शनल वैल्यू है वो भी उतनी होनी चाहिए और एग्जिस्ट करनी चाहिए। आगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि अगर f और g कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट c के लिए, तो इनकी कंपोजिशन भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गए, बस और कुछ भी नहीं है। आगे ये एक टेबल है किताब के अंदर, जो मेरा ख्याल है कुछ लोगों कुछ सवालों के लिए हेल्पफुल। एक ही सवाल है यार, ज़्यादा आ सकते शॉर्ट क्वेश्चन ना करो बेशक अगर आपका सर खप रहा है तो 2 फंक्शंस हैं f और g, दोनों हमें पता है कंटिन्यूअस है सी पॉइंट पर। तो अगर f प्लस जी करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो भी कंटिन्यूअस होएंगे, f माइनस जी करेंगे तो वो जो फंक्शन है, अगर कोई तीसरा फंक्शन है जो f माइनस जी के बराबर है तो वो कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को, तो वो जो फंक्शन नया बनेगा वो भी कंटिन्यूअस होएगा उस पॉइंट पर। इसी तरह से प्रोडक्ट लो आप 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस की तो वो भी होएगा। अब बस क्वोशंट की बात आ जाती है। क्वोशंट के अंदर ये है कि जो डिनोमिनेटर है ना वो कभी 0 ना हो, तो अगर बकाया सारा कुछ कंटिन्यूअस है तो सारा कुछ चलेगा, सही है। अगली प्रॉब्लम के अंदर मेरा ख्याल यही यूज़ हुआ है, देख लेते हैं। एट व्हाट पॉइंट्स आर द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 13 to 30 कंटिन्यूअस, ठीक है।
तो ये कंटिन्यूटी के बारे में सवाल है। तो फंक्शन दिया हुआ है हमें y इक्वल्स एक्स प्लस टू ओवर कॉज एक्स। तो हम यहाँ पे करते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना हम लिख देते हैं x के बराबर, g ऑफ एक्स हम एक डिफ़ाइन करते हैं, उसको कहते हैं ये कांस्टेंट फंक्शन 2 है, और h ऑफ एक्स जो है ना हम इसको कहते हैं cos x है। अब हमें पता है ये तीनों के तीनों फंक्शन ना कंटिन्यूस है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स बेसिक तीन फंक्शन है, कंटिन्यूस है, सबको पता है। g ऑफ एक्स इक्वल्स 2 कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूस ही होएगा। h ऑफ एक्स इक्वल्स cos ऑफ एक्स, तो हमें कहते हैं cos भी कंटिन्यूस ही होता है, इसके अंदर कोई मतलब इन्फिनिटी नहीं आ रहा होता, कोई गैप नहीं आ रही होते। तो अब हम इसको y को इन तीन फंक्शंस की टर्म में लिखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो हमने जैसे पहले बात की थी, अगर सम कंटिन्यूस है, अगर सम के कंपोनेंट्स कंटिन्यूस है तो सम भी कंटिन्यूस होएगा, तो ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कंटिन्यूस हो गया। अब h ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस है, तो ठीक है, एक ही कंडीशन अप्लाई करती है कि बस वो ज़ीरो के बराबर ना हो। तो कॉज ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के बराबर कब होता है? तो राइट साइड पे आप टेबल देख सकते हो कि कॉज की वैल्यू किस तरह से डिफ़र करती है डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो π/2 जो है मतलब 90 डिग्रीज़, तो उसके ऊपर ज़ीरो आता है। 270 डिग्रीज़ या 3π/2 इस पे ज़ीरो आता है। इसी तरह से ना तमाम ऑड मल्टीपल्स जो है ना π/2 के, उसके ऊपर ज़ीरो आता है कॉज ऑफ एक्स के अंदर। तो हम कहेंगे कि ना ये जो फंक्शन हमें दिया है ना शुरू के अंदर y इक्वल्स एक्स प्लस 2 ओवर cos x, ये तमाम पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूस है सिवाय ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, और उसके लिखने का तरीका नीचे लिखा हुआ है वो फॉर्मल मैथमेटिक्स के अंदर। अगली बात आ जाएगी फाइनाइट लिमिट्स एज क्या भाई मैं कौन सी ज़बान बोल, एज एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये पॉसिबल है कि आप जब आपकी x की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो एक डेफिनेट आंसर आ रहा हो आपके फंक्शन का। उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है 1/x। तो आप ग्राफ के अंदर भी देख सकते हैं कि इसकी एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जा रही है जिसके करीब वो जा रहा है, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर जाके वो जाके मिलेगा। खैर जो भी है वो एसिम्पटोट्स बाद में डिस्कस करेंगे, वो अगले चैप्टरों की बात है। बेसिकली यही है कि पॉसिबल है कि एक लिमिट अगर x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी हो तो वो एक रैशनल आंसर आपको दे रही हो, एक रियल नंबर दे रही हो। एक एग्जांपल यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं और मेरा ख्याल है दोनों मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म से इम्पोर्टेंट है। अच्छा खैर जो भी है, मिस करो। सबसे पहले रूल आप समझ लो, जब भी आपके पास इन्फिनिटी वाला मसला आ रहा होगा ना, आपने ना जो सबसे बड़ी पावर है ना वो कॉमन ले लेनी है। तो 5x² + 8x - 3 ओवर 3x² + 2, इसके अंदर सबसे बड़ी पावर मुझे दोनों ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक ही नज़र आ रही है x², तो मैं दोनों साइडों पे वो कॉमन ले लिया और कैंसिल करते हैं। तो अब हमारे पास +8 ओवर x - 3 ओवर x²। अब जब मैं इनके ऊपर इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करूँगा ना तो ये ज़ीरो देंगे आंसर, एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल ज़ीरो। तो ये भी वाला रूल है। तो 5/3 आंसर आ गया इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के केस के अंदर भी आपको एक रियल डेफिनेट आंसर मिलने के। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल है जिसके अंदर सबसे बड़ी पावर यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे x³। तो मैं यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पे x³ कॉमन ले लूँगा तो और कैंसिल कर दूँगा आपस में, और जो भी मतलब डिवाइड बाय x² वगैरह आ रहे हैं उनके ऊपर मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि 0 + 0 ओवर 2 - 0, इस तरह से 0 आंसर आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब आगे एसिम्पटोट्स की बात मैं भी कह रहा था अगले चैप्टर में, इसी चैप्टर की बात है। 3 किस्म के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ओब्लिक। अच्छा वैसे मैं रात के 5 बजे रिकॉर्ड करूँ तो आपको खराटे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स की बात है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स बेसिकली होते हैं वही वाली बात कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी होना और आपको एक डेफिनेट आंसर मिल रहा हो, तो ये एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की निशानी है। आपको एसिम्पटोट अगर आपको भूल गया हुआ है तो एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है जिसको आपका कर्व अप्रोच कर रहा हो लेकिन कभी टच ना कर पाए, ठीक है। तो ये आप लाल लाइन में ग्राफ देख सकते हो 1/x का, और ब्लू लाइन के अंदर ये x = 0 देख सकते हो। तो आप देखो ये जितना आगे जाता जाएगा ना फंक्शन, ये उतना x = 0 के करीब होता जाएगा, लेकिन जितना जूम करोगे ना आपको पता चलेगा कि अभी उसको टच नहीं कर रहा। तो इसी तरह से चलता जाता। तो ये होता है हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। इसको निकालने का तरीका है कि आप
एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे चेक करो कि क्या आपको कोई डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे चेक करो कि जैसे कि हमने पिछले में थे कि आपको कोई डेफिनेट वैल्यू मिल रही है नहीं। अगर मिल रही है तो आप उसको मेरे ख्याल वाई की इक्वल पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ, वाई की इक्वल पुट करोगे तो मिल जाएगा। उसके बाद वर्टिकल एसिम्पटोट्स की बात है। वर्टिकल एसिम्पटोट्स आपको तब पता चलते हैं कि कोई चीज़ है अगर आपको वाई का आंसर इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी मिल रहा हो। तो जैसे कि मैंने फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस वन, तो इसके अंदर अगर इन्फिनिटी कब आएगा, जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, है ना, क्योंकि एनीथिंग ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये डिनोमिनेटर को हम ज़ीरो अगर पुट करते हैं तो एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। इक्वेशन को रीअरेंज किया तो एक्स इक्वल्स वन पता चल गया, और ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट की लाइन आ गई है। अगली बात आ जाती है वर्टिकल एसिम्पटोट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये सीकेंट एक्स है हमारे पास, तो आपको पता ही है सीकेंट एक्स होता है 1 ओवर कॉज एक्स। तो इसके अंदर भी वही कॉज एक्स वाला जो मैंने पहले टेबल यूज़ किया था वही वाली बात आ गई है कि ज़ीरो कब होएगा कॉज एक्स, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ओवर 2, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ओवर 2 के अंदर तमाम जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ओवर 2 हैं वहाँ पे वर्टिकल एसिम्पटोट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉन्सेप्ट ओब्लीक एसिम्पटोट्स का। ओब्लीक एसिम्पटोट्स बेसिकली होती हैं स्लांटेड, जैसे ये सीधी थी ऊपर को, ये लेफ़्ट राइट जा रहे थे, तो ये जो स्लैंटेड होती है ना किसी एंगल पे होती हैं तो वो ओब्लीक एसिम्पटोट्स हो जाते हैं। अब इसकी कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस के कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है ना वो एग्जैक्टली एक ज़्यादा और डिनोमिनेटर से। अगर आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट भूल गया तो वो बेसिकली यही है कि आप राइट साइड पे एग्जांपल्स देख सकते हो, मैंने अभी वो मुश्किल वाली मैथ की नोटेशन में लिखा हुआ है, आप एग्जांपल्स देख लो शायद ज़्यादा अच्छा समझ आ जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स पावर ऑफ 5 प्लस 4x प्लस 3 ओवर एक्स पावर ऑफ 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी पावर आपको नज़र आ रही है ऊपर जो है न्यूमरेटर में, तो वो एक्स पावर 5 है ना, और नीचे एक्स पावर 4 है, तो वो एग्जैक्टली 1 ज़्यादा है, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है। इसी तरह से एक और है जो हमारी कंडीशन पूरी कर रही है, एक्स स्क्वायर है ऊपर है और नीचे एक्स खाली एक्स है, तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी कर रहा। तो इन केसेस से हमें ये पता चलता है कि हाँ एक ओब्लीक एसिम्पटोट एग्जिस्ट करती है। अब इसको निकालना कैसे है? इसको निकालने का तरीका ये है कि जो आपकी फ्रैक्शन है ना वो प्रॉपर बनाओ। अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और प्रॉपर फ्रैक्शन भूल गए तो बेसिकली ये होता है कि आपकी ना तमाम वो फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर की डिग्री फ्रैक्शन की डिग्री से कम होती है ना वो प्रॉपर होते हैं, और उसके अलावा अगर बराबर हो या उससे ज़्यादा हो न्यूमरेटर की तो फिर इम्प्रॉपर होते हैं। तो जब हम ये कर लेंगे और क्वोशंट निकाल लेंगे तो हमने y की इक्वल पुट करना है। शायद ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें हो रही हैं तो हम एक रियल एग्जांपल के साथ पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ मैं। ओब्लीक एसिम्पटोट्स जो हैं तो मैं वैसे टाइटल की मारूँ पड़ी जाना, खैर जो भी है, सवाल जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1, ये हमें वही वाला फंक्शन है जो पहले यूज़ किया था। अब इसको मैं अगर प्रॉपर बनाना है तो इसको मैं डिवाइड करूँगा। डिवीजन के स्टेप्स आप राइट साइड पे देख सकते हो। डिवाइज़र लेफ़्ट पे आ गया, जो डिवाइड हो रहा है वो अंदर आ गया, और अभी आप सारा कुछ भूल जाओ। अब आपने देखना कि x माइनस 1 के अंदर आप एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो x से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपको पता है डिवीजन के अंदर इस तरह से फिर सब्ट्रैक्शन होती है, तो रिमाइंडर जो आया है वो x आ गया, ऊपर क्वोशंट में x लिखा गया। अब इसी तरह से मैं ये जो x की टर्म है इसको भी इरेज करना, तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होएगा ना, तो प्लस 1 आ गया ऊपर। फिर x माइनस 1 नीचे लिखा आया तो माइनस माइनस वो भी प्लस हो गया, अब रिमाइंडर 1 बच गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, तो ये अब प्रॉपर हो गई है, ठीक है। क्योंकि अब आप देख सकते हो कि जो ऊपर डिग्री है हाईएस्ट एक्स की वो तो है ही नहीं, एक्स इक्वल 0 है, एक्स की डिग्री 0 है, ठीक है। नीचे एक्स पावर 1 है, तो ये वो वाला मसला चला गया कि यार ऊपर डिग्री ज़्यादा है या बराबर है, कंडीशन पूरी हो गई है तो वो प्रॉपर बन गई है। अब प्रॉपर बन गई है ना, तो ये जो शुरू में हिस्सा है एक्स प्लस 1 वाला, इसको ये जो आंसर आया था हमारी डिवीजन का, इसको हम y की इक्वल पुट कर देते हैं। y की इक्वल पुट करते हैं, जो हमें लाइन मिलती है ना तो वो एक ओब्लीक एसिम्पटोट होते हैं। खैर अब आगे बात आ जाती है एल हॉपिटल रूल की। वो तब हम यूज़ करते हैं जब आपका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी की फॉर्म में आ रहा हो, या फिर आपको कोई और तरीका नहीं मिल रहा, हमेशा इन्फिनिटी आ रहा, तो तब होता है। उसके अंदर हम ये बेसिकली करते हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में है कि पुट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, तो हम
एफ़ का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय जी का डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो और ये हम करते जाते हैं जब तक हम एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करते जाते हैं जब तक हमें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, या फिर हमें पता नहीं जाता कि यार ये तो इन्फिनिटी आता रहना। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एल एन एक्स ओवर एक्स है। अच्छा, अगर आप एल एन ज़ीरो करो ना तो ये अनडिफाइंड आता है आंसर, क्योंकि खैर वैसे हाँ मैं लॉग नहीं समझाने वाला, मैं नहीं बताऊँगा वजह। डेरिवेटिव अब ऊपर नीचे लेते हैं एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके, जो ये था अब दोनों ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। नीचे एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है सीधा सीधा। अब हम इसके अंदर लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अभी भी 1/x तो 1/0 बन रहा है, तो फिर भी इन्फिनिटी आ रहा है। तो एक और बार हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, न्यूमरेटर पे एक बार डिनोमिनेटर पर। तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 आ गया आंसर। फिर जब हम लिमिट अप्लाई करने के लिए वैसे कोई चीज़ रह ही नहीं गई, तो खाली 0 आंसर आ गया, तो ख़त्म हो गया सवाल। तो ये एक एग्जांपल थी कि आप एल हॉस्पिटल रूल का भी इस्तेमाल करते हो। जब आपका बार बार इन्फिनिटी आंसर आ रहा हो तो आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला चैप्टर है डेरिवेटिव्स के बारे में। तो इसके अंदर ना मुझे कुछ ये जो दो मैसेजेस सर्कुलेट कर रहे थे चैप्टर 3 के सिलेबस के बारे में, वैसे पूरे मतलब सिलेबस के बारे में, उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस थे। मैंने ना वो वाला किया राइट वाला यूज़ क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा लिखे हुए हैं। वही सारे हैं जो लेफ़्ट पे भी हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा हैं, सिवाय अगर आप हाँ वही ऐसे ही है, ठीक है। तो चैप्टर 3 के अंदर मैंने ये जो सारे हैं ना, मतलब 1 से लेके 8 ये सारे ही मैंने किए स्लाइड्स के अंदर। आप अपर राइट पे देख सकते हो शुरू से ही वैसे कि कौन सा टॉपिक चल रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर स्लोप्स ऑफ टेंजेंट लाइंस। अच्छा, आपने कभी भी अच्छा एक सेकेंड, टेंजेंट लाइन होती क्या है? टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो आपके कर्व को खाली एक पॉइंट पे टच करके भाग रही हो, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एच, ये है क्या? ये एक्स नॉट आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक बस एक्स की वैल्यू है, ठीक है। और एच जो है वो एक मतलब गैप बता रहा है आपको कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना गैप है। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि ये गैप बहुत तक इतनी छोटी है, मतलब महसूस ही नहीं हो रही, ठीक है। मतलब बहुत ही छोटी सी गैप है। अगर एक बहुत सी छोटी सी गैप है तो वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली एक ही पॉइंट पे आपको टच कर रहा है। तो ये आपको भी पता ही है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो ये वही हुआ है ना, ऊपर है वाई की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस और नीचे है एक्स की वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको इस तरह से पता चलता है। और कोइंसिडेंटली यही आप ना डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है। खैर पहले एक स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला प्रॉब्लम कर लेते हैं क्योंकि 3.1 के अंदर भरे ही हुए हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, और ये आपने चेक करना है 0.83 पे, ठीक है। तो आपने ये रूल ये फार्मूला स्लोप निकालने का, जब स्लोप का आप जनरल फार्मूला निकाल लोगे तो आपने इस पॉइंट के लिए स्लोप बताना है। तो कुछ भी और करने से पहले हम पहले 8 3 को देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर आता भी है या नहीं है। तो 8 जो है वो उसकी एक्स वैल्यू और 3 उसकी वाई वैल्यू है। तो फंक्शन तो खाली एक्स वैल्यू लेता है, तो हम 8 डाल के देखते हैं। तो 8 + 1 9 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 हो गया। तो हमारे एफ ऑफ एक्स का आंसर भी वही आ रहा है जो उसके वाई का आ रहा है। तो ऐसे ही होना चाहिए कि वो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, यही होता है तरीका। तो मतलब उसने पॉइंट सही दिया हुआ, मतलब समझने के लिए बस बताया मैंने कि अगर किसी की क्लियर नहीं है फंडामेंटल्स। तो अब हम स्लोप का जो फॉर्मूला यहाँ पीछे लिखा हुआ है, अच्छा ये मैंने डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, कुछ लोग एच लिखते हैं कुछ लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं, ये मुझे मैट्रिक की आदत पड़ी हुई है तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वही बात है। डेल्टा एक्स का मतलब होता है टाइनी चेंज इन एक्स, ठीक है। तो स्लोप इक्वल्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल ओवर डेल्टा एक्स। तो ये वही वाली डेफिनेशन आ गई है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की, वो फार्मूला जो हम पूरे चैप्टर में पूरी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे इस। तो इसके अंदर हमने बस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डाली है और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के। तो उसके अंदर यही है कि मतलब जहाँ पे एक्स लिखा हुआ उधर ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जो एफ़ के बाद ब्रैकेट्स के अंदर है। अब जैसे हमने पहले किया था मल्टीप्लाइड उसके पॉजिटिव वाले काउंटर पार्ट के साथ किसी और सवाल के अंदर, तो ये वही वाला किया हुआ। ऊपर फिर ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला बन जाता है, तो वो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसके साथ करोगे तो स्क्वायर रूट्स चले जाएंगे,
तो ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन, क्योंकि माइनस पे ब्रैकेट्स के अंदर वो हर किसी को लग जाता ना, तो एक्स और वन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एंड पे आपके पास डेल्टा एक्स बच जाता शुरू में न्यूमरेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर के अंदर वही जो हमने बस एक मल्टीप्लाई डिवाइड की थी वैल्यू जो शुरू में डेल्टा एक्स था, अब वो वाला डेल्टा एक्स हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, तो वो कर देते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अब हम 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो हमने बस मल्टीप्लाई वो वाला से रह गया, तो अब इसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, हो जाएगी आराम से, क्योंकि वो डिस्टर्बिंग टर्म चली गई है ना। तो अब ये बस बन जाता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन। इस तरह से हमने एक जनरल फार्मूला निकाल लिया स्लोप का। लेकिन सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि 0.83 के लिए टेंजेंट लाइन बताओ, तो उसके लिए स्लोप बताओ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमने ये तो निकाल दिया ना फार्मूला, तो वही वाला मैंने पीछे वाला भी बस स्लाइड से आगे किया। खैर अब उसके अंदर बस आप x की वैल्यू डाल दोगे ना, तो आपको वो बता देगा कि उस पॉइंट के लिए टेंजेंट का स्लोप क्या है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 1/6। आगे बात है कि डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यही होती है, टेंजेंट वाले जो हमने मजाक किया, ये बेसिकली डेरिवेटिव ही होता है। तो इसको इस मेथड को कहते हैं बाय डेफिनेशन वाला मेथड, क्योंकि काफ़ी सवालों में उन्होंने कहा होगा कि चलो आगे जाके बात करूँगा उसके ऊपर। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एन ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की बात आगे। तो ओपन इंटरवल आपको ये पता है ना कि मतलब ये राउंड ब्रैकेट्स होती हैं, जो वैल्यू लिखी वो इंक्लूडेड नहीं होती, लेकिन क्लोज इंटरवल के अंदर वो इंक्लूडेड होती हैं। तो ओपन इंटरवल के लिए ये है कि वो इंटीरियर के अंदर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो डिफरेंशिएबल होने चाहिए। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये होता है, ये वैसे मुझे अब जितना मैंने आगे 101 स्लाइड्स पकाया और बना ली है ना, उसके बाद जाके मुझे आइडिया हुआ कि इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ज़्यादा अच्छा तरीका इसके बारे में ये सोचने का है कि अगर कि खाली एक पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी की बात की जाए। किसी भी पॉइंट की डिफरेंशिएबिलिटी तब होती है अगर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की, मतलब इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो अगर बराबर है ना, तो वो डिफरेंशिएबल होता है पॉइंट। और ओपन इंटरवल के अंदर यही है कि मतलब तमाम इंटीरियर पॉइंट्स में हो, और क्लोज इंटरवल की तरह आप इमेजिन कर सकते हो यही है कि साथ वो जो आखिरी वाले हैं उनके ऊपर भी हो डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये उतनी सी बात है बस। आगे डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो शो दैट फंक्शन y इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इज़ डिफरेंशिएबल ऑन -∞ to 0 एंड ऑन 0 to ∞, बट हैज़ नो डेरिवेटिव एट x = 0। तो पहले ऐसा करते हैं कि हम ये शो कर लेते हैं कि यार ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो द डेरिवेटिव फ्रॉम इन्होंने जो लिखा पहले वही पढ़ लेते हैं। फ्रॉम सेक्शन 3.1 द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स mx + b इज़ द स्लोप m। ये तो जनरल फॉर्मूला है ना लाइन का। थस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 d/dx ऑफ, अच्छा ठीक है, ये हमने कंडीशन खाली अप्लाई की है कि जब x इज़ ग्रेटर देन 0 है तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड ये एब्सोल्यूट फंक्शन ये पॉजिटिव x आ जाता है। ठीक है, अब हमने उसको डिफरेंशिएट किया 1 आ गया। अब हमने x लेस देन 0, अब हमने उस 0 की लेफ़्ट साइड पे देखा है। तो d/dx मॉडुलो x मॉड x मॉडुलो कहने की आदत पड़ गई हुई यार CS करके। अच्छा हाँ, तो ये रिप्लेस हो जाएगा -x के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना, ये भी डेफिनेशन से ही आया है। तो जब x की वैल्यू 0 से कम होती है तो -x से रिप्लेस हो जाता है। तो अब आप नोटिस करोगे कि 1 के ऊपर कोई और वैल्यू आ रही है, -1 के ऊपर कोई और वैल्यू आ रही है इसके डेरिवेटिव की, सॉरी लेफ़्ट हैंड के ऊपर और राइट हैंड लिमिट के ऊपर 0 की डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि 0 के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर से वही बात करता हूँ कि मैंने मेरे ख्याल में मैं नींद में इतना अच्छा नहीं किया यार। टाइम क्या हो रहा है? वो 5 बज रहे हैं इसलिए। खैर अच्छा, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट जो होगी मतलब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर 1 आ रहा है आपका डेरिवेटिव, लेकिन अगर थोड़ा सा कम है तो -1 आ रहा है। तो इससे पता चलता है कि x = 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओ भाई ये क्या हुआ? हाँ, ये वही वाली बात की हुई है इन्होंने, बस ये लंबा तरीका है वही बात करने का जो मैं इतनी देर से वो एक ही स्लाइड खोल के कर रहा हूँ, वो यहाँ पे भी बात। हाँ, ये बस राइट हैंड लिमिट अप्लाई किया और लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई किया और शो किया कि यार ये ऑपोजिट ये नहीं आ रहे आपस में बराबर। अच्छा,
डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में ना ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे चीज़ नज़र आई थी किताब के अंदर। ये 5 मेजर टाइप्स हैं नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स के। मतलब अगर आप ये देखो ना तो आप साथ ही कह दो भाई ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है इस इंटरवल में टेस्ट। तो सबसे पहली बात आ जाती है कॉर्नर, ठीक है। मतलब अचानक से ही ना आप बिल्कुल ही सीधा सा मतलब कोई एज जा रही है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसी तरह से कस्प हो गया, मतलब अब देख ही सकते हो डायग्राम में यार क्या होता है, अगर नहीं पता तो डायग्राम देख लो। और वर्टिकल टेंजेंट लाइन्स अगर हो रही हो खाली, अगर पॉसिबली सिर्फ टेंजेंट लाइन आपकी वर्टिकल होना है तो भी हम यही कहेंगे कि यार ये नॉन डिफरेंशिएबल है। उसके बाद आ जाती है डिसकॉन्टिन्यूटी की बात। अब आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पे कि इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट कुछ और है फंक्शनल वैल्यू, और राइट हैंड लिमिट जो है वो कुछ और है। तो ये हमें पता चलता है कि डिसकंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। डिसकंटिन्यूस है तो इसलिए नॉन डिफरेंशिएबल है। बेसिकली तमाम जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं ना उनकी कंडीशन है कि वो कंटिन्यूस भी हैं। तो कॉन्टिन्यूटी अगर कोई बंदा भूल गया तो वही बताऊंगा कि फंक्शनल वैल्यू बराबर होती है लिमिट के, टू साइडेड लिमिट के। तो हम देख सकते हैं कि ये जो p है इसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो इसकी लिमिट के बराबर नहीं है दरमियान वाली डायग्राम में। और लेफ़्ट वाली डायग्राम के अंदर तो ये है कि मतलब उसकी टू साइडेड लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करती, कि मतलब राइट हैंड लिमिट कुछ और है, लेफ़्ट हैंड लिमिट कुछ और है। और पांचवा केस ये है कि मतलब बहुत ही वाइडली ऑसिलेट हो रहा है कि कोई टेंजेंट की जगह ही नहीं बन रही, ठीक है। तो ये आखिरी वाला हमारे में कम यूज़ होगा, ज़्यादातर यही है कि कॉर्नर हो गया या फिर कोई इस तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट जिससे हमें नज़र आ रहा है। खैर एक्सरसाइज की प्रॉब्लम करते हैं हम एक। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.2 का। तो लिखा हुआ है इन एक्सरसाइजेज 13 to 16 डिफरेंशिएट द फंक्शंस एंड फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द गिवन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले हम खाली डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद ये दूसरा काम करेंगे। तो जो फंक्शन ये बाय डेफिनेशन हमने फिर से किया, तो टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर था ना, तो t की जगह हर जगह आ गया t प्लस डेल्टा टी, तो इसलिए t प्लस डेल्टा टी होल क्यूब बन गया माइनस t प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर माइनस और आगे मतलब नॉर्मल जो फंक्शन होता है मैं निकाल लेता हूँ डेफिनेशन, कहाँ पे गए ओ भाई ये। तो ये वाला काम ही हुआ बस डेल्टा एक्स की जगह h है। ये ज़्यादा आसान तरीका शायद आपको लगे, मुझे उसकी आदत हुई इसलिए मैं वो यूज़ करता हूँ। ये हमने ना क्यूब वाले फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड किया, तो ये बन गया टी क्यूब प्लस डेल्टा टी क्यूब प्लस 3t डेल्टा टी इंटू टी प्लस डेल्टा टी। और इसी तरह से फिर मैंने माइनस करने के बाद वो स्क्वायर को खोला, अंदर स्क्वायर एक्सपैंड हो गया। तो वही वाली बात है a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा। आगे ये जो माइनस टी क्यूब था और माइनस टी स्क्वायर था ना, ये अंदर वाले जो टी क्यूब और टी स्क्वायर थे मैंने इससे काट दिया। तो अब ऊपर खाली ये बच गया डेल्टा टी क्यूब वाला गंदा सा मसाला। तो डेल्टा टी हम कॉमन ले लेते हैं शुरू में न्यूमरेटर के अंदर, और नीचे डिनोमिनेटर से हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब हमारे पास सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया सीधा सीधा। तो अब ये हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका ज़ीरो बनी जा रहा है, तो हमें फ़ायदा हो गया, इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाता है 0 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 माइनस 2t। तो आपके पास फाइनल आंसर आता है 3 स्क्वायर माइनस 2t। अच्छा, सवाल यही नहीं था, खाली सवाल ये भी था कि t इक्वल्स -1 के ऊपर फिर टेंजेंट का स्लोप भी बताओ। तो हमने स्लोप का जनरल फार्मूला लगा दिया। तो अब t इक्वल्स बस -1 पुट करेंगे तो आपके पास उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। अब कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला जो अगले एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, अगर किसी को रिवाइज करने की ज़रूरत है उसके लिए, कि कांस्टेंट हो तो हमेशा ज़ीरो होता है डिफरेंशिएट करो तो। अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो f(x) को और उसको डिफरेंशिएट किया जाए तो कांस्टेंट बाहर निकल आता है, डिफरेंशिएट खाली f(x) होता है। उसके अलावा अगर ax प्लस b पावर ऑफ n है तो सबसे पहले पावर लिखी जाती है, फिर वही एज इट इज़ जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर था और उसकी पावर में से -1 हो जाता, और आगे जो है वो डिफरेंशिएट किया जाता है जो अंदर था उसको, खाली बिना किसी पावर के। तो ये मैंने इसलिए ax प्लस बी की फॉर्म में लिखा कि काफ़ी बार हम ना मतलब x पावर ऑफ n की फॉर्म में देखते हैं तो हम वो वाला हिस्सा ही बोल जाते हैं डी ओवर डी एक्स जो है आगे, क्योंकि वो x तो फिर वो खाली 1 ही बन जाता ना, तो मैंने इसलिए इंक्लूड किया। और ये अपर राइट मैंने बस डिफरेंट नोटेशंस बताई हुई है कि काफ़ी बार यूज़ भी मैंने आगे किए हैं।
कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है एफ प्राइम एक्स, और अगर y इक्वल्स एफ एफ एक्स है तो हम सीधा डी वाई ओवर डी एक्स को y प्राइम भी लिख सकते हैं। तो ये बस वही डिफ्रेंशिएशन रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट लिखने के स्टाइल है, क्योंकि मैंने आगे यूज़ किए हुए हैं, अगर किसी को आदत नहीं है तो वो देख लो। उसके बाद ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं एल्जेब्राइक। अगर अच्छा u और v यहाँ पे जो है ना वो x के फंक्शंस हैं, तो u ऑफ x प्लस v ऑफ x अगर जो हों उनका डेरिवेटिव होना तो वो आप मतलब एक 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 इंडिविजुअली पे हो जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। और ये प्रोडक्ट रूल है आगे, मतलब डी ओवर डी एक्स यू वी जो है, तो इसके अंदर हम पहले वैसे ऑर्डर नहीं मैटर करता, ऐड ही हो रहा है। तो एक बार मतलब पहली वाली टर्म का डेरिवेटिव और जो दूसरी टर्म थी एज इट इज़, और उसके बाद ऐड करते हैं पहली टर्म एज इट इज़ और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। अब जो कुछ लोग मतलब भूल जाते होते हैं फार्मूला मिक्सअप कर लेते हैं, तो इसका ऑर्डर गौर से देख लो। अगर ये डिवीजन की फॉर्म में हो, इसको क्वोशंट रूल कहते हैं डेरिवेटिव का, अगर u ओवर v की फॉर्म में है तो पहले जो है ना वो न्यूमरेटर जो है वो उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से एज इट इज़, और उसके बाद माइनस करेंगे u एज इट इज़ आ जाएगा, फिर v प्राइम ओवर v स्क्वायर। तो ये फार्मूला अच्छी तरह से देख लो, याद कर लो, क्योंकि आगे यूज़ भी होएगा और काफ़ी लोग ये मिक्सअप भी कर देते हैं। तो शुरू के अंदर न्यूमरेटर होएगा, जो पहले नज़र आता है वो पहले होएगा, इस तरह से वैसे याद कर लो जो जैसे होता है। एक्सरसाइज प्रॉब्लम है आगे एक, क्यू स्क्वायर प्लस 3 ओवर क्यू माइनस 1 होल क्यूब प्लस क्यू प्लस 1 होल क्यूब। अब हम इसके ऊपर आप देख ही सकते हो, अगर इसका डेरिवेटिव लेना है हमने तो क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन हो रही है, तो हम वही करते हैं। सबसे पहले v एज इट इज़ लिख दिया मैंने, और u का मैंने डेरिवेटिव ले लिया, तो वो क्यू स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव जो होता है 2q प्लस 0 हो गया, ये नीले ब्रैकेट्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद माइनस है, अगली टर्म आ गई। अगर आप फॉर्मूले की तरफ देखो बॉक्स के अंदर, तो ये u v प्राइम है, तो u एज इट इज़ आ गया क्यू स्क्वायर प्लस 3, और फिर v प्राइम लिया हमने। अब v प्राइम हमने कैलकुलेट किया तो वो इस तरह से आ रहा है, दोनों के ऊपर पावर रूल लगा दोनों टर्म्स के ऊपर, तो 3q माइनस 1 होल स्क्वायर, उसके बाद q माइनस 1 का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू q, तो फिर वो 1 ही आया, दूसरे ब्रैकेट्स के अंदर 1 लिखा। इसी तरह से दूसरी टर्म के लिए भी हमने यही किया, पावर रूल लगाया, और डिनोमिनेटर के अंदर हमने जैसे फॉर्मूले में लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर ले लिया पूरे का, नीली ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हो वो एज इट इज़ लिखा हुआ और बाहर स्क्वायर ले लिया हमने। अच्छा, अब आप देख सकते हो 2-3 जगह पे लिखा हुआ है क्यू माइनस 1 होल क्यूब प्लस क्यू प्लस 1 होल क्यूब, तो मैंने इस साइड पे सेपरेट सॉल्व करके रख दिया, ताकि बीच में वो ज़्यादा सा लंबा सा और कॉम्प्लिकेटेड दिखता है। तो पहले हम इस क्यूब को एक्सपेंड करते हैं, वो फॉर्मूले से, तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू क्यूब माइनस 3q इंटू क्यू माइनस 1 होल क्यूब, तो ये वही a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला। इसी तरह से a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला करेंगे, तो एंड पे इसको एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास ये 2q क्यूब प्लस 6q आ रहा है। और अब हमारे पास जहाँ भी ये बड़ी सी टर्म थी ना, मैं उसको रिप्लेस कर दी मैंने अगले स्टेप के अंदर। अभी तक इतना ही हुआ, ठीक है। उसके बाद हम अगले साइड पे जब यहाँ पे आए हैं तो मैंने किया क्या है, ये जो 2q था ना न्यूमरेटर के अंदर पहली टर्म के अंदर, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट में डाल दिया, तो 4q पावर 4 प्लस 12q स्क्वायर बन गया। सारा वही अभी तक चल रहा है, तो माइनस उसके बाद एज इट इज़ आ गया, क्यू स्क्वायर प्लस 3 वो भी यही था। आगे 3 जो है हाँ, वो उसके अंदर जो क्यू माइनस 1 होल स्क्वायर था और क्यू प्लस 1 होल स्क्वायर था, इसके जो स्क्वायर्स थे ना मैंने वो एक्सपेंड कर दिए, और नीचे मैंने वही लिख दिया हुआ 2q प्लस 6q जो हमने पहले वो ग्रे के अंदर इवैल्यूएट किया था। अब इसके अंदर राइट वाली टर्म के अंदर मैंने 3 कॉमन ले लिया, और अंदर जो टर्म्स कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें, तो 2q स्क्वायर प्लस 2 आ गया उस वाली ब्रैकेट के अंदर, और 3 बाहर निकाला हुआ मैंने, वो मल्टीप्लाई हो रहा ना। तो उसके बाद मैंने ये जो 2 लीनियर टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई किया, क्यू स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2q स्क्वायर प्लस 2, तो इसको मैंने 2 स्टेप्स के अंदर मल्टीप्लाई किया, और कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। अब आगे हम जाते हैं, तो ये वही चीज़ है, मैंने वही कॉपी किया हुआ है, कोई चीज़ स्लाइड टू स्लाइड चेंज नहीं हुई।
अब यहाँ पे ना हम इसको एवेल्यूएट करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है -2q³ सॉरी q⁴ -12q² -18 ओवर 2q³ + 6q²। अच्छा, अब ये तो बड़ा ही लंबा सा आंसर आ रहा है, तो हमें कैसे पता कि सही है या नहीं है? तो सोल्यूशन मैनुअल देख लेते हैं। अब सोल्यूशन मैनुअल के अंदर किया ही कुछ और हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने ना ये नहीं किया कि इन्होंने पहले डेरिवेटिव ले लिया, इन्होंने किया सही वाला काम। इन्होंने शुरू के अंदर पहले टर्म वो जो फंक्शन था ना उसको सिंप्लीफाई किया। तो हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ ना 2q³ + 6q, उन्होंने वो पहले डिनोमिनेटर में डाल दिया। तो पहला स्टेप यही है, उन्होंने क्यूब्स को खोला और उसके अंदर कर दिया। तो ये पहले ये मेथड देख लो, फिर उसके अंदर जो कॉमेंट्री है वो बाद में हो जाएगी। q² + 3 वो एज इट इज़ न्यूमरेटर में आ गया। तो नीचे जो इवेल्यूएट हुआ तो 2q³ + 6q है। अब आप नीचे देख सकते हो 2q कॉमन लिया जा सकता है, तो 2q कॉमन ले लिया तो कोइंसिडेंटली न्यूमरेटर के अंदर भी वही टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो p = 1/2q हो गया, = 1/2q इन्वर्स हो गया। तो उसके बाद सीधा सीधा डेरिवेटिव लेना कितना आसान है, जो हमने 3 स्लाइडों में काम किया है वो इन्होंने इतने छोटे से में कर लिया। अब मैंने आपका टाइम क्यों ज़ाया किया फिर आपके पेपरों के अंदर? ये टाइम ज़ाया नहीं हुआ, असल में वजह ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स होती ही ऐसी हैं जो सिंप्लीफाई नहीं होती स्टार्ट में, और दूसरी वजह ये है कि आपको पता चले कि ये भी काम होता है कि आप इसको सिंप्लीफाई अगर शुरू में कर लो तो आपकी जान कितनी बच जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं इस तरह के लंबे वाले काम से बचने के लिए, इस तरह के छोटे वाले काम के ऊपर आने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि जो शुरू में फंक्शन दिया जाए उसके अंदर कोशिश करो कि यार सिंप्लीफाई हो जाए। जैसे ये फंक्शन था, आपको ख्वाब थोड़ी आनी थी यार कि ये तो बंदे को तभी पता चले ना अगर उसने पहले इस तरह के बहुत ज़्यादा सवाल किए हों, तो बंदे से मिस हो जाता होता है, तो कुछ नहीं होता। तो ये तब के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये लंबा वाला तरीका आता हो कि कुछ तो सवाल होते ही इस तरह से और कुछ के अंदर आपको हो सकता है सिंप्लीफिकेशन नहीं नज़र आ रही हो। ये तो उनको नज़र आती है ना जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा बार सवाल कर लिए होते हैं इस तरह के, तो उनको पता साथ ही देख के पता चलता है कि यार हाँ इसको मैं क्यूब को एक्सपैंड करूँगा तो ये ऊपर वाली टर्म में बन जाएगी, वरना इस तरह से सवाल देख के किसको पता चलता है। तो दूसरी बात यह है कि जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आप इन्हें इसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना। अब ये मैंने एग्जांपल दी हुई है x² - 1/2x² + 3। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने बैठूँ ना तो बहुत लंबा काम हो जाए। अगर मैं इसको प्रॉपर पहले बना लूँ ना तो ये पहले एक कांस्टेंट आ जाता है। अब कांस्टेंट्स का फ़ायदा ये है वो सीधा सीधा ज़ीरो बन जाता है, तो ये पहली वाली टर्म पूरी ज़ीरो होगी। तो अब आपको ऊपर जो है ना वहाँ पे x के साथ नहीं खेलना पड़ेगा, और ये ऊपर भी ये कांस्टेंट ही आ रहा है, तो ये -5/2 बाहर आ जाएगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना होगा 1/2x² + 3 को, और ये ज़्यादा आसान होएगा x² - 1/, इस तरह से पूरे लंबे से करने के लिए। तो ये याद रखो कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आना उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया करो। उसके बाद है कि ज़रूरी नहीं है कि खाली सिंप्लीफिकेशन शुरू के अंदर हो सकता है दरमियान में भी हो। तो अब हम ना अपने वाले सोल्यूशन की तरफ वापस जाते हैं। हमने इसको यहाँ पे छोड़ा था -2q⁴ -12q² -18 है तो प्रॉपर ही है, तो इसको तो नहीं हम इम्प्रॉपर कह के इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि शुरू के अंदर ना जो पहली टर्म है सॉरी न्यूमरेटर जो है इसका उसके अंदर हम -2 कॉमन ले सकते हैं। तो चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। नीचे भी 2 नज़र आ रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं, थोड़ी सी सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने 2 कैंसिल करते हैं। अब हमने ये कैंसिल किया ना तो मुझे नज़र आ रहा है कि q⁴ + 6q² + 9, ये तो q + 3 वाला ही फॉर्मूला बन गया। वो ये मैंने स्लाइड में गलती की हुई है, एक सेकंड, ये लो अब सही हो गया, हाँ अब सही है। अच्छा, तो मैंने 2 कॉमन लिया था ना उसके अंदर से, तो 2² हो गया, वो ब्रैकेट्स के अंदर था, तो एक 2 इधर से कैंसिल हो गया उस वजह से, तो नीचे 2 रह गया। अब ये वाला जो था ये ये a² + 2ab + b² वाला फॉर्मूला बन रहा था, तो ये इस तरह से भी हो गया था। तो ये स्पॉट करना मुश्किल होता है काफ़ी लोगों के लिए कि यार यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, लेकिन अगर हो जाए ना तो बंदे की ज़िंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि इसी सवाल के अंदर ना एक्सरसाइज के अंदर उन्होंने कहा है सेकंड डेरिवेटिव भी लो। तो आप खुद बताओ कि आप किसके साथ सेकंड डेरिवेटिव लेना चाहोगे, ये बड़ी सी टर्म के साथ या इसके साथ। अगर आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना, आपको बाद में सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए बहुत फ़ायदा होगा अगर आपके सवाल में है। तो ये कुछ बातें हैं काबिल गौर। ये जो 3 मेजर स्टेप्स हैं कि जब भी आपको फंक्शन दिया जाए तो सबसे पहले देखो कि कहीं ना कहीं रफ़ कागज़ के ऊपर कोशिश करोगे कि सिंप्लीफिकेशन हो, कि कुछ कट हो रहा है तो सही है, और प्रॉपर को इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाओ,
और जो स्टेप्स हैं सोल्यूशन के, उसके दौरान भी देखो कि आपको नज़र आ रहा है कहीं कट हो रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि शुरू के अंदर ही हो, दरम्यान में भी हो सकता। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है रेट ऑफ चेंज का। रेट ऑफ चेंज जो है वो भी डेरिवेटिव का ही एक और नाम है। तो ये अगर आप रेट ऑफ चेंज की थ्योरी में जाओ तो ये बेसिकली उसी से ड्राइव ये वही बात है, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉब्लम्स इस तरह की आती हैं कि आपको कहा जाए कि एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ रिलेटेड टू इट्स डायमीटर बाय दिस इक्वेशन, ठीक है, ये तो हमें पता ही है। तो ये कितनी चलो इंग्लिश में पहले पढ़ लेते फिर बाद में ट्रांसलेट करने की नाकाम कोशिश करता हूँ। हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज, हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर व्हेन द डायमीटर इज 10 मीटर्स। यार मैं इतने घंटे से बोल रहा हूँ, चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है नहीं? हाँ हो रही, सही है। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर इज़, अच्छा हाँ ठीक है। तो बेसिकली ये रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी है, तो इसके अंदर आप डेरिवेटिव ले लेते हो विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक क्वांटिटी। तो ये इन्होंने बस ये किया हुआ, ये उसको और एंड पे बस सॉल्व किया हुआ एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए। उन्होंने 10 मीटर्स का तो 10 मीटर्स डायमीटर डाल दिया उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर। अब ये एक्सरसाइज प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल है ये फिर भी देखने वाली है। A rock thrown vertically upwards from the surface of the moon at a velocity of 24 meters per second. वेलोसिटी हमें दी हुई है 24 मीटर्स पर सेकेंड, सॉरी, और हाइट दी हुई है s इक्वल्स एक t का फॉर्मूला है, ठीक है, t का फंक्शन है। तो हमें दो ये चीज़ें दी हुई हैं। पहले हमने फाइंड करनी रॉक की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t पे। तो हमें पता है कि, अच्छा मैं अगली स्लाइड खोल देता हूँ। अच्छा हाँ, गिवन यही है, एस ऑफ टी इज़ इक्वल टू 2/4t माइनस, तो गिवन मैंने वो एज एज कॉपी किया। उसका सोल्यूशन के अंदर आ जाओ। हमें पता है बाय डेफिनेशन वी ऑफ टी जो है ना वो एस प्राइम टी होता है, मतलब एस का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें वी ऑफ टी पता चल जाता है। तो ए का पहला हिस्सा समझ लो हो गया। अब ए का दूसरा हिस्सा एक्सेलरेशन निकालो, तो इसका फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे तो हमें ए भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमने पहला पार्ट कर लिया। अब दूसरा पार्ट है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द रॉक टू रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अगर ये वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया सीधा ऊपर, तो हमें पता है कि अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ना इसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए ज़ीरो होगी, फिर वो नीचे वापस आना शुरू हो जाएगा। तो हम वी टी को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देता। तो ये बस रीअरेंज किया तो टी निकाल लिया। इसी तरह से सी है, हाउ हाई डज़ द रॉक गो। तो अब इसके अंदर हम बस वो टाइम डालते हैं जिस टाइम के ऊपर हाईएस्ट था, और इसको वो डिस्प्लेसमेंट वाले फंक्शन में डाल देते हैं, हाइट वाले फंक्शन में, तो हमें हाइट भी पता चल जाती है। अच्छा, मैंने पहले ये देखा नहीं, तो बाद में जाकर मैंने देखा था, स्क्रीनशॉट मैंने अब जाके डाला था कि इसके डी और ई पार्ट भी हैं, तो वो भी कर ही लेते हैं। तो हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक द रॉक टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। तो हमने मैक्सिमम हाइट यहाँ पर निकाली है ना 180 मीटर्स, हाफ इसका हो गया 90 मीटर्स। मैंने यहाँ पे 60 मीटर्स लिखा हुआ, ओह माय गॉड, जो भी है कॉन्सेप्ट तो यार वही है ना, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, मैं 120 से डिवाइड कर दूँ। अच्छा, तो बेसिकली यही है कि आप उसके अंदर इक्वल टू पुट कर देते हो एस ऑफ टी के अंदर, और आप इस तरह से टी निकाल देते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करके। उसके बाद ई पार्ट है, हाउ लॉन्ग इज़ द रॉक अलोफ्ट, मतलब कितनी देर तक ऊपर है। तो एस ऑफ ज़ीरो दो ही सिचुएशंस के अंदर होगा, एक वी टाइम इक्वल ज़ीरो के ऊपर, और दूसरा जब टाइम ख़त्म हो रहा होगा उसका पूरा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये t कॉमन निकल आता है 24 माइनस 0.8t। तो t इक्वल 0 एक सोल्यूशन है, और t इक्वल्स 24 डिवाइड बाई 0.8 जो कि मतलब t इक्वल्स 30 सेकेंड्स, ये दूसरा सोल्यूशन है। तो ये दो सोल्यूशंस हैं, और हमें पता है कि पहला वाला सोल्यूशन तो वही है ना, मतलब ज़मीन पे था। तो इस तरह से हमें पता चल जाए कि वापस ज़मीन के ऊपर कब टकरा रहा। तो t इक्वल्स 30 सेकेंड्स, मतलब 30 सेकेंड के अंदर उसने पूरे अपनी वो मोशन किया। तो ये सवाल भी होगा। अब आगे बात होती है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो लेट u इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। तो ये मैंने बस एफ ऑफ एक्स की जगह लंबा सा लिखने की जगह u लिखा ताकि दिखने में भी आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो। यार मैंने ये 2 बार क्यों लिखा हुआ, मुझे उलझन हो रही है। अच्छा हाँ ठीक है, नाइस, 5:20 हो रहा है। अच्छा सुनना है यार। अच्छा, साइन u इक्वल्स कॉज u
हाँ हाँ ठीक है यार, ये बस फॉर्मूले हैं भाई बच्चों वाले। इसके अंदर याद रखने वाली एक ट्रिक यही है कि ना जो सी वाले सारे हैं ना उसके साथ माइनस आता है, बकाया कुछ भी नहीं याद करना इनके। मेरे पास आपके लिए टिप बस यही है कि जो सी वाले हैं उसके साथ माइनस आता है डेरिवेटिव लो तो इंटीग्रेशन में उल्टा। उसके बाद डेरिवेशंस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, माउथफुल है यार। तो बेसिकली ये बाय डेफिनेशन वाले मेथड से इसकी डेरिवेशंस होती हैं। किताब के अंदर साइन एक्स वगैरह की लिखी हैं, मुझे नहीं पता आती हैं या नहीं आती, तो मैंने इंक्लूड कर दी। तो बेसिकली साइन एक्स यहाँ पे आ रहा है, तो एक्स प्लस एच जो है यार ये वही है ना साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बन जाता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो माइनस साइन एक्स हो रहा, तो साइन एक्स कॉमन लिया, कॉस एच -1 बन गया। तो एक सेकंड खुद पढ़ने दो, हाँ ठीक है। फिर ये दोनों टर्म्स को अलहदा कर दिया, और एक साइड पे वो साइन एच ओवर एच होके वो निकल गया, दूसरी साइड पे कॉस एच -1 ओवर एच। इसकी लिमिट 0 अप्लाई करें तो ये इन्होंने मेरे ख्याल खाली ऊपर, एक सेकंड, हाँ सही है। राइट साइड वाले के अंदर तो सीधा सीधा 1 आ रहा ना, तो उसको तो इग्नोर करो, बेशक कॉस एक्स निकाल के, कॉस एक्स निकल गया, साइन एक्स बाहर निकला, कॉस एच -1 ओवर एच। इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल लगा लें शायद, तो ये बन जाएगा, हाँ मेरा ख्याल इसी तरह से किया हुआ है, हाँ ये एल हॉस्पिटल रूल लगा के किया हुआ है। तो ये माइनस साइन एच बन जाएगा ओवर 1, तो माइनस साइन 0 हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया 0, तो एंड पे खाली कॉस एक्स आ गया आंसर। ये जो ब्लू के अंदर लिमिट 0 है वहाँ पे मेरा ख्याल एल हॉस्पिटल ही लगेगा। अब अगला टॉपिक आ जाता है चेन रूल का, और इसके सेकेंडरी जो इसके अंदर सवाल जिस तरह से पूछे जाते हैं वो आ जाते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। अब ये क्या चावल है, तो ये एक फार्मूला है कि जब आपके पास y इक्वल्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो, तो आप u को नाम दे देते हो जी ऑफ एक्स का, और आप ये फार्मूला लिख देते हो कि इसका जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स असल में बराबर होता है डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। अब इस तरह से समझ नहीं आएगी तो एक एग्जांपल करता हूँ। ये एक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है 3.6 का 67th क्वेश्चन है ये। एफ ऑफ यू इक्वल्स यू पावर ऑफ 5+1, ये हमें दिया गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जी ऑफ एक्स की जगह उन्होंने सीधा सीधा यू डाला हुआ नाम, तो एफ ऑफ यू है ये, लेकिन यू जो है वो जी ऑफ एक्स, वो आगे बताया हुआ यू इक्वल्स जी ऑफ एक्स इक्वल्स स्क्वायर रूट एक्स। तो यू एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो स्क्वायर रूट एक्स के बराबर है, ठीक है। और जो एफ ऑफ यू है वो भी एक फंक्शन है, वो जी ऑफ एक्स का कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो पहले आप इसको यू की रिस्पेक्ट से करोगे ना एफ ऑफ यू को, तो ये निकल आएगा 1/2 की पढ़ना भाई, नीचे वाली लाइन पढ़ना शुरू हो गया नहीं। अच्छा पहले पावर आती है तो 5 आ गया, उसके बाद u पावर ऑफ 5 -1 तो 4 हो गया, डी यू ऑफ यू डी यू डिवाइड बाई डी यू तो 1 ही हो गया वो, तो मतलब डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u इक्वल्स 1। तो अच्छा पहली लाइन हो गई, बड़ी बात है। अच्छा फिर डी यू ओवर डी एक्स है, तो ये u जो है मतलब g ऑफ x है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 x पावर -1/2 आ रहा है। अब जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, ये अब अप्लाई करेंगे। हमने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, हमने पहले y ओवर डी यू निकाला है, उसके बाद d ओवर डी एक्स निकाला है। अब ये अप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद हमने एंड पे राइट साइड पे जो आप देख सकते हो बस वही चवल मारी हुई यार, उसको सिंप्लीफाई किया हुआ मेरा ख्याल है, हाँ 5u पावर 4 इंटू 5, हाँ ठीक है। ये बस u की वैल्यू पुट की है तो वो स्क्वायर रूट एक्स आ गया, और ये मुझे सुलझन हो रही है, मुझे ये भी ठीक करना होगा। नाइस ठीक, हाँ आप सही है, ठीक है। हाँ सही है। तो ये u की बस वैल्यू पुट हो गई स्क्वायर रूट एक्स, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे खाली स्क्वायर आ जाएगा। एवेल्यूएट किया है 5/2 x पावर 3/2, बहुत मुश्किल था, अपने रोने वाला हैं, अभी आधी स्लाइडें हुई हैं। अच्छा उसके बाद डिफरेंशियल ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस का टॉपिक आ जाता। शो दैट द पॉइंट 2 4, ये पॉइंट हमें दिया हुआ है कर्व का, शायद पहले क्योंकि हमने शो करना है, लाइज ऑन द कर्व x³ + y³ -9xy = 0।
देन फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व देयर। सबसे पहला जो पार्ट है, प्रूव करो कि 2 4 जो है ना वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9x y इक्वल 0 पे लाई करता है। तो इसका सीधा सीधा तरीका ये है कि x की जगह x की वैल्यू डाल दो यानी 2, और y की जगह y की वैल्यू डाल दो यानी 4। तो अगर ये 0 के इक्वल आता है तो हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैंने राइट साइड पे वो कुछ वैल्यूज़ पुट करके दी है, तो हाँ 0 के इक्वल आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, एग्जिस्ट करता है, उसी कर्व पे कर रहा है ये पॉइंट। तो पहला हिस्सा हो गया। अगला पॉइंट है देन फाइंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व। अब टेंजेंट निकालने के लिए ना उस पॉइंट पे हम सबसे पहले उसकी स्लोप निकालेंगे। तो उसकी स्लोप निकालने के लिए हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखोगे ये इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले जो डेरिवेटिव्स हैं ना, ये इस तरह से लिए जाते हैं कि आप दोनों साइडों पे ना ये वैसे इसके अंदर दूसरी साइड 0 है, आप तमाम टर्म्स के ऊपर ना इस तरह से डेरिवेटिव ले लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और आप फिर डी वाई जो है यहाँ पे इस केस के अंदर आप उसको आइसोलेट कर देते हो। आइसोलेट करके उसको कॉमन ले लेते हो। कॉमन लेने के बाद आप तमाम एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे और डी वाई ओवर डी एक्स एक साइड पे, तो और वाई भी होते हैं साथ, तो आपने बस डी वाई और डी एक्स को एक साइड पे करना, बकाया साइड को को साइड पे रखना, ये आपका गोल है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने सेकंड लास्ट स्टेप के अंदर 3y² माइनस 3x जो है इसको बस डिवाइड कर दिया अगले स्टेप में जाके, ताकि डी वाई ओवर डी एक्स अकेला रह जाए। हाँ, और 3 ऊपर से कॉमन लिया था, खैर जो भी है। अब ये जो बात है, ये जो मैंने बकवास की, सॉल्व फॉर डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या मतलब है? मैं क्या सॉल्व करूँ इसके अंदर? वाई की वैल्यू पुट करूँगा तो वही क्या ऊपर है, इम्प्लिसिट है, कोई पता ही नहीं है। तो इसके अंदर ये होता है कि आपको ना पॉइंट के लिहाज से बस आप इसको कर देते हो, आपको टेंजेंट मिल जाती है। इम्प्लिसिट फंक्शंस की आप जब भी डेरिवेटिव लोगे ना, आपको इस तरह के गंदे से आंसर ही मिलेंगे। 3y माइनस x² ओवर y² माइनस 3x, कोई समझ नहीं आ रही भाई क्या असल में है। मैं तो चाहता हूँ सारे x की टर्म में हो, लेकिन नहीं होएगा ऐसा। इम्प्लिसिट है, ज़रूरी नहीं है कि आपका हमेशा उसमें आए। तो सवाल का जो हिस्सा है कि इस पॉइंट के ऊपर 2 4 के ऊपर टेंजेंट निकालो। तो उसके लिए पहले हम टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स हो गया। आगे यार वही है, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस वाई माइनस वाई नॉट इक्वल्स, या मैं निकाल के दिखा दूँ फॉर्मूला, मैंने आगे लिखा हुआ है यार, मिस कराओ, आपको पता है यार, नहीं लिख देता हूँ। वाई माइनस वाई अंडरस्कोर ओ इक्वल्स एम एक्स माइनस एक्स ओ, ये भी सही है। और यार ये वाला फॉर्मूला इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ ये रहा, साथ आपके स्पेनिश आ रही है, ये है वाई माइनस वाई नॉट। ये मतलब ये फॉर्मूला होता है एक लाइन बनाने का, एक पॉइंट से और उसके स्लोप से लाइन का। तो ये हमने वही किया। आज जो माइंड स्वीपर खेलूँ, अच्छा, y इक्वल्स 4 + 4 और 5 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। ये 4 जो है ये y की वैल्यू है 2 4 में जो आ रही है, ये y माइनस वाई नॉट था जो उस साइड पे जाके प्लस हो गया। अब ये आगे 4 ओवर 5 जो है ये स्लोप है जो हमने पीछे फाइंड किया है। यहाँ पे कहाँ पे गया भाई, ये रहा। उसके बाद x माइनस एक्स नॉट, तो x नॉट की वैल्यू 2 आ गई। y इक्वल्स 4 ओवर 5 x प्लस 12 ओवर 5। तो ये बस उसी को यार आगे से सॉल्व किया हुआ, कुछ भी नहीं है इसमें। अब नॉर्मल जो होता है उसके अंदर यही है कि आपको पता ही है कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल कह रहे हैं, परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं उसके अंदर स्लोप्स ना बस आप एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेते हो उसका। यार मैं क्या कौन सी ज़ुबान बोल रहा हूँ, माइनस ले लेते हो, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हो, ठीक है। तो ये 4 ओवर 5 स्लोप था ना, तो ये -5 ओवर 4 बन जाएगा। यही बस डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल निकल जाएगी। अच्छा, रिलेटेड रेट्स का टॉपिक है 3.8 के अंदर। इसके अंदर मैं एक ही प्रॉब्लम करूँगा। अ हॉट एयर बलून राइजिंग स्ट्रेट अप फ्रॉम अ लेवल फीट इज ट्रैक्ड बाय अ रेंज फाइंडर 50 मीटर्स फ्रॉम द लिफ्ट ऑफ पॉइंट। बकवास की हुई है, बस एक ही बात हमारे सुनने वाली है कि यार लिफ्ट ऑफ पॉइंट से ना 150 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो डी इक्वल्स 150 मीटर है। आगे लिखा हुआ है एट द मोमेंट द रेंज फाइंडर्स एलिवेशन एंगल इज़ π/4। जब थीटा इक्वल्स π/4 the angle is increasing at the rate of 0.14 रेडियन पर मिनट्स। तो ये d थीटा ओवर
dt when theta is equal to pi over 4 is equal to 0.14 रेडियन पर मिनट। ये हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आगे हमसे पूछा क्या हुआ, हाउ फास्ट इज़ द बलून राइजिंग एट दैट मोमेंट, उसके राइज़ का क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है इसके अंदर, वैसे इन्होंने सवाल के अंदर डायग्राम दी हुई है, लेकिन आपने सबसे पहले, आपके पास डायग्राम नहीं होएगी, आपने इसकी बकवास के अंदर से ढूंढनी है। पहले एक गिवन लिखना है, उसके बाद आपके दिमाग में जो डायग्राम आती है आपने वो बनानी है। तो ये आप देख सकते हो कि इसने y का नाम दे दिया इसको, इसकी हाइट को। तो ये dy ओवर डी टी एवेल्यूएटेड फॉर थीटा इक्वल्स पाई ओवर 4, हमने ये फाइंड करना। तो इसके अंदर यही बात है, उसने हमें शुरू में थीटा बताया था कि यार एंगल थीटा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो करंट पॉइंट है, लिफ्ट ऑफ पॉइंट से एंगल बताया हुआ है, ठीक है। सॉरी रेंज फाइंडर से मेरा दिमाग ख़राब हुआ है। अच्छा, सोल्यूशन की तरफ आते हैं, मिस करो। सोल्यूशन के अंदर ये है कि हम सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने ना कोई फॉर्मूला ढूंढना है इस अननोन टर्म के लिए, y के लिए। y जो है ना, हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें बेस पता है, ये 150 मीटर्स जो है, हमें उसने शुरू में डिस्टेंस बता दिया था। तो ये नीचे वाली जो है हमें क्वांटिटी पता है 150 मीटर्स, ये हमें निकालनी है। थीटा हमें पता है कि पाई ओवर 4 होएगा जो हम इवेल्यूएट करना चाह रहे हैं। तो हम इस थीटा को, इस बेस को और इस परपेंडिकुलर को किसी तरीके से एक फॉर्मूले में डालना चाह रहे हैं, और उसके लिए कन्वीनियंटली हमारे पास है tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वही लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो y ओवर बेस आ गया, y ओवर 150। अब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 ओवर 150 इंटू डी वाई ओवर डी थीटा। तो ये डी वाई ओवर डी थीटा, वाह मेरी ज़ुबान। तो इस तरह से हमने डी वाई ओवर डी थीटा का जनरल फार्मूला निकाल लिया, 150 सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको अब हम निकालेंगे डी वाई ओवर डी टी। तो उसके लिए वही वाली बात है, चेन रूल लगेगा, डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो ये चेन रूल लगेगा। अब जब प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉब्लम बस ये समझ पूरा स्टार्ट टू फिनिश करना समझाऊँगा। अच्छा, डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स डी वाई ओवर डी थीटा इंटू, ये वही वाली मैंने कॉपी पेस्ट मारा हुआ यार। अच्छा, अब ये हमने वैल्यूएट करना है वाइल थीटा इक्वल्स पाई ओवर 4। तो हमें इसकी वैल्यू भी पता है कि व्हेन डी थीटा ओवर डी टी, इसकी जो वैल्यू है जब थीटा इक्वल्स पाई ओवर 4 है, तब उसकी वैल्यू 0.14 रेडियन पर मिनट है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं बड़ा सा। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे एज इट इज़। उसके अलावा हमें पता है थीटा इक्वल्स पाई ओवर 4, तो हमने जो 150 सीकेंड स्क्वायर थीटा डाला था वहाँ पे हम थीटा की जगह पाई ओवर 4 डाल देते हैं। तो वो सीकेंड पाई ओवर 4 होता है स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर लिया हुआ तो खाली 2 बन जाएगा। तो ये इस तरह से हम 42 मीटर्स पर मिनट निकाल लेते हैं, क्योंकि पहले भी मीटर रेडियंस पर मिनट में था, तो ये भी मीटर्स पर मिनट में आएगा। अच्छा, अब ये बकवास में क्या सीखा हमने, कुछ भी नहीं। अब बताते हैं असल में करना क्या है। सबसे पहले गिवन को आपने लिखना, ठीक है। उसके बाद जिस हद तक डायग्राम बना सकते हो बनाओ, क्योंकि अगर हम डायग्राम ना बनाते हमें ख्वाब भी नहीं आनी थी कि यार tan थीटा यहाँ पे लगाना है, ठीक है। हमने इसके बारे में सोचना नोन वर्सेस अननोन क्वांटिटीज़ की ज़ाविये से। उसके बाद ये आपने बात करनी है कि आपने ना जो अननोन क्वांटिटी है उसके लिए कोई फार्मूला ढूंढना। यहाँ पे y थी अननोन क्वांटिटी, जिसका रेट निकालना था हमने। रेट को आप बेशक अभी गौर ना करो, क्योंकि रेट जो आप निकालोगे ना वो हमेशा चेन रूल से निकालोगे। जिस तरह, क्योंकि इन सब सवालों के अंदर ना उन्होंने इस तरह से ना कोई ब्लैंक ओवर डी टी दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर अब जो मर्जी उन्होंने चवल मारी है सवाल के लिहाज से। तो चेन रूल ही लग रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगा है डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। तो ये मेजर स्टेप्स हैं इसके। सबसे पहले गिवन को लिखना है, दूसरा डायग्राम, फजर की जान हो रही है। उसके बाद क्या था, हाँ जो अननोन क्वांटिटी है उसको उसके लिए फार्मूला ढूंढना, कोई फार्मूला ढूंढ लिया तो उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सम क्वांटिटी, वो सवाल के लिहाज से होएगा। यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी दिया हुआ था, तो हम वहाँ पे चेन रूल लगाने के लिए इसलिए डी थीटा के लिहाज से उसको डिफरेंशिएट किया था। है हो गया ये शायद। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी वही बात की, मैं भी उधर रुका हूँ। चलो ये देख लो यार, इतने मैंने मेहनत करके किया। ओह माय गॉड।
अच्छा, एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स। सबसे पहले बात आती है ग्लोबल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा की। तो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम होते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही हो और या मिनिमम वैल्यू आ रही हो, तो उसके लिहाज से मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा हाँ, मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे ये साइन है ना, इसके अंदर मल्टीपल ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम है, क्योंकि वो सारे एग्जैक्टली 1 के बराबर या -1 के बराबर हैं। ज़्यादातर फंक्शंस के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन तो कभी कभी ये ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम नहीं भी एग्जिस्ट करता। तो उसकी ये बात है कि ना, नो ग्लोबल मैक्सिमम कब होगा, जब फंक्शन इनडेफिनेटली इंक्रीज़ होता जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है y = x की। आप जाते हो यार x = 999,999 पर, ठीक है, आप कहते हो यार ये ग्लोबल मैक्सिमम है। अगला बंदा कहता है यार +1 करो, ये आगे भी तो जा रहा है ऊपर। इसी तरह से ऊपर जाता जाता +1 करते जा सकते हो इन्फिनिटी तक। कोई भी डेफिनेट वैल्यू नहीं आपको मिलती, तो इसलिए आप कहते हो कि ये इसका कोई ग्लोबल मैक्स ही नहीं है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, ये इनडेफिनेटली इंक्रीज़ करी जाता है, तो इसका ग्लोबल मैक्सिमम कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। इसी तरह से ग्लोबल मिन के अंदर है कि इनडेफिनेटली डिक्रीजिंग जा रहा हो किसी साइड पे, तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे नीचे जाई जा रहा है। आप -999 जो भी कर लो, उससे एक नंबर पीछे जाओगे तो वो छोटा हो रहा। तो इससे पता चलता है कि इसका भी कोई ग्लोबल मिनिमम नहीं है। तो ये सिनेरियो होता है जब एग्जिस्ट नहीं करते। तो बस अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए यही है कि यार एक पैराबोला है 1 - x², इसका ग्लोबल मैक्स मिनिमम बताओ। ग्लोबल मैक्स डायग्राम देख के पता चल रहा है यार 1 है। ग्लोबल मिन एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इंडेफिनेटली नीचे ज़्यादा जाएगा। जितना भी आगे जाओगे वो कहेगा यार x इससे एक ज़्यादा बड़ा हो तो वो और कम हो रहा है। ये इस तरह से मेरा गला दर्द हो रहा है बात कर। अच्छा, लोकल ओवर रिलेटिव एक्सट्रीमा। इसके अंदर ये है कि अब अपने नेबरहुड के अंदर ये हाईएस्ट या मिनिमम हो रिस्पेक्टिवली। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पहले फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? उसकी डेफिनेशन ये है, एक क्रिटिकल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपका या 0 के बराबर हो या इन्फिनिटी के बराबर हो, ठीक है। तो ग्लोबल एक्सट्रीमा को आइडेंटिफाई करने के पहले स्टेप्स मैंने क्यों लिखे हैं वैसे? अच्छा हाँ, बुक में इस तरह से ऑर्डर था, खैर जो भी है। आइडेंटिफाई क्रिटिकल, अच्छा ठीक है, लोकल में की बात यहीं से पिक करेंगे बाद में। पहले ग्लोबल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा के मेथड देख लो फॉर्मली। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने फंक्शनल वैल्यू चेक करनी है इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। उसके बाद आपने ये करना है कि जो डोमेन एंड पॉइंट्स है ना, अगर डेफिनेट है, मतलब अगर आपकी डोमेन जा रही है -1 से 1 तक, अगर -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है तो आप नहीं करोगे, इन्फिनिटी नहीं पुट करोगे, वो उसकी डोमेन से बाहर हो जाती है। और कोई लिमिट एक्स वाला मजाक भी नहीं करोगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप डोमेन एंड पॉइंट्स तभी चेक करते हो जब कोई डेफिनेट सा नंबर हो। तो आप फंक्शनल वैल्यू चेक करोगे डोमेन एंड पॉइंट्स के ऊपर और क्रिटिकल पॉइंट्स पर, ठीक है। जो सबसे बड़ी होगी इन सब में से वो ग्लोबल मैक्सिमम हो गई, और जो सबसे छोटी होगी इनमें से वो ग्लोबल मिनिमम हो गई। ये रूल है। तो हाँ, और बेहतर है कि आप ग्राफ बना लो, क्योंकि बाद में आप जाके को यार पता नहीं ग्लोबल मैक्स है या नहीं है, मिन है या नहीं, तो इस तरह डायग्राम बनी हो तो बंदे को आसानी होती है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आइडेंटिफाइंग ग्लोबल एक्सट्रीमा का एक सवाल है बुक के अंदर। तो इसके अंदर उन्होंने ये किया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो ये फंक्शन दिया था 8t - t⁴। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये 8 - 4t³ बन गया। इसको 0 के इक्वल पुट किया क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है या 0 के हो या इन्फिनिटी का हो। तो 0 के इक्वल पुट किया हमने, तो t निकल गया। अब t निकल गया, हमने देखा कि यार ये जो t का जो आंसर आ रहा है ना, ये हमारी डोमेन से ही बाहर है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, इसको इग्नोर कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे कोई और क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला अपनी डोमेन के अंदर, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि इसके अंदर जो ग्लोबल मिनिमम और मैक्सिमम है ना, वो खाली डोमेन एंड पॉइंट्स के अंदर ही है। वैसे अगर ना भी होता तब भी चेक करना था। तो इनके अंदर जो डोमेन एंड पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो एंड पे जो आंसर मिलेंगे उसके लिहाज से, अच्छा ये -32 आ रही है, 7 आ रहा है, तो ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाइंग लोकल एक्सट्रीमा। अब इसका क्या प्रोसीजर है? उसी तरह से है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। सपोज़ कर लो आपने x = 1 और x = 2 पर निकाल भी लिए हैं, ठीक है। फिर आप अपनी डोमेन को ना छोटे छोटे हिस्सों में कर लेते हो। फर्स्ट करो -इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही थी आपकी डोमेन, तो अब आप यार मैंने माइनस नहीं डाला होगा, एक सेकंड। बेस्ट स्लाइड्स ये होता है जब आप नींद में कर रहे हो।
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक एक हो गया इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग का इंटरवल, उसके बाद 1 से 2 तक हो गया, फिर 2 से इन्फिनिटी तक हो गया। तो हमने किया क्या है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उनको एक्सक्लूड करके उनको एक बेसिकली एक बाउंड्री बना लिया हमने कि इसके लेफ़्ट पे एक और एरिया एग्जिस्ट करता है, इसके राइट पे कोई और एग्जिस्ट करता है, और वो सेपरेट कर रहा है पोटेंशियली, ज़रूरी नहीं हमेशा करे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स को। तो अब आपने ये देखना है कि जैसे 1 है, ठीक है, इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो इंटरवल है क्या वो इंक्रीजिंग इंटरवल है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद आपने राइट साइड पे देखना है क्या ये एक इंक्रीजिंग इंटरवल है या डिक्रीजिंग है। वो कैसे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बस पहला डेरिवेटिव ले लो उसकी, जैसे 1/2 है ना, 1 से 2 जा रहा है, इस इंटरवल के अंदर मैंने देखना, तो मैं करूँगा 1.5 का मुझे निकाल दो, कोई भी बीच में से वैल्यू पिक करूँगा रैंडमली। 1.5 का मैं कहूँगा यार मुझे ना फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ, अगर ये मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डिटेल में बाद में बात करते हैं। तो ये बेसिकली यही है कि पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा हो तो लोकल मैक्सिमम होता है। मतलब पहले इंटरवल पॉजिटिव था, बाद में जाकर नेगेटिव हो गया, मतलब शुरू में ऊपर जा रहा था, बाद में जाकर नीचे हो गया, तो ये पीक ही हुई ना, हिल जा रही है ऊपर को पहले, बाद में नीचे हो रही है, फिर उसके बाद नीचे को जा रहा है, उसके बाद ऊपर हो रहा है, तो ये खड्डा है, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमम हो गया। और अगर इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव ही जा रहा है, नेगेटिव से नेगेटिव ही जा रहा है, लेकिन फिर भी स्टेशनरी पॉइंट आया है, तो आप कोई कमेंट नहीं करते, कोई लोकल एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है रोल्स थ्योरम। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस हद तक है यहाँ पे, क्योंकि ये मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ में इस्तेमाल होएगा और इसका कोई यूज़ नहीं है। इसकी 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो फंक्शन आप मुझे दे रहे हो ना, वो एक जो आप क्लोज्ड इंटरवल है ए बी, इसके ऊपर कंटिन्यूस है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ये डिफरेंशिएबल हो अपने इंटीरियर के अंदर, ए बी के अंदर। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये एफ ऑफ ए जो है आपका, ये एफ ऑफ बी के बराबर हो, मतलब जो फंक्शनल वैल्यू आपकी शुरू में आ रही है वही आखिर में आ रही हो। तो ये राइट साइड पे आप एग्जांपल देख सकते हो इसकी, जो ये तीनों कंडीशंस पूरी कर रहा है। आप देखो कि ए जो है, इसके ऊपर जो एफ ऑफ ए है वो भी वही वैल्यू आ रही है जो एफ ऑफ बी पे। ये येलो लाइन शो करिए कि यार देखो ए की वाई लेवल पे। अच्छा, तो स्टेटमेंट क्या है रोल्स थ्योरम की, ये कहना क्या चाह रहा है बंदा, ये कह रहा है कि अगर ऐसा है ना कि एफ ऑफ ए, अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो लाजमी है कि कम से कम एक पॉइंट है, ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक पॉइंट है जो, जिसका नाम मैं सी दे देता हूँ, जो ए और बी के दरमियान में है, ठीक है, और उसका जो डेरिवेटिव है ना वो ज़ीरो है। फिर से अगर मैं कहूँ तो मतलब एक स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करता है बीच में। ये कोई ख़ास बात नहीं है, यही है कि अगर यार ऊपर दरमियान में क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा नीचे जा रहा होगा, फंक्शन सीधा रहेगा, तो हाँ एक पॉइंट तो होगा ना यार जहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, तो कोई ख़ास बात नहीं है इसमें। वापस तो आ रहा है ना, ए से ऊपर जा रहा है तो बी पे वापस आ रहा है, तो कहीं तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में कन्वर्ट हुआ है ना, तो वो इसलिए है, और कोई बात नहीं की हुई इसमें। ये 3 कंडीशन होती हैं इसके। अब हम इसके एप्लीकेशन बाद इसके कोई सवाल नहीं आता, ये सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए है, मीन वैल्यू थ्योरम के प्रूफ के लिए, वो बाद में बताता हूँ। पहले मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशंस देखते हैं। पहली 2 वही हैं जो उसकी थी, बस तीसरी वाली नहीं है। तो यही है कि एफ ऑफ एक्स जो मुझे दे रहे हो वो कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए और डिफरेंशिएबल हो उसके इंटीरियर के लिए। और उसके बाद स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट ये है कि कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है सी ए बी के इंटीरियर के अंदर जो उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर है, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव उसके रेट ऑफ चेंज के बराबर है फंक्शन के। तो ये इसकी पूरी स्टेटमेंट आप देख लो, आप स्लाइड्स जैसे जैसे आगे चलती जाएंगे आप इसके साथ ज़्यादा फेमिलियर होते ही जाओगे। खैर इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। इसके प्रूफ के अंदर ना हमें पहले एक फ़ंक्शन दिया गया, ये एक एग्जांपल फ़ंक्शन है, अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लाजमी है कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो और कोई एंडिंग पॉइंट हो। सारी बात है ए बी, हमें खाली क्लोज इंटरवल की बात करें ए से बी के तो दरमियान में ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले ये टू फाइंड अ लाइन बेस्ड ऑन अ स्लोप एंड एन इंक्लूडेड पॉइंट। तो ये वही वाला फार्मूला जो मैं पहले गूगल करके दिखाया था आपको कि देखो मेरा प्यारा सा फार्मूला। तो ये y माइनस वाई नॉट, मतलब जो, चलो ठीक है आपको पता ही है। अच्छा, स्लोप पहले निकालना है। स्लोप कैसे निकालते हैं, राइज ओवर रन, ठीक है, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो इसके अंदर अगर हमने स्लोप निकालना हो तो फाइनल वैल्यू क्या है और माइनस करो उसको इनिशियल वैल्यू से फंक्शन की,
और उसके बाद नीचे फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस फाइनल वैल्यू ऑफ ए, तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स निकल के स्लोप निकल गया। इसी तरह से हमने जो इसको एक पॉइंट देना था, हम बी भी दे सकते थे, हमने ए दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास। अच्छा, तो ये हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली है एक लाइन की, ये येलो लाइन आप देख रहे हो ना, हमने इसकी इक्वेशन बना ली है। अब इसका करना क्या, हमने इसको एक नाम दे दिया जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये जो येलो लाइन हमने बनाई है ना, जिसका स्लोप उसके बराबर है और ये उन्हीं दो पॉइंट्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी को, इसका नाम मैंने जी ऑफ एक्स दे दिया। अब मैं एक और फंक्शन डिफाइन करता हूँ जिसका नाम है एच ऑफ एक्स, वो बेसिकली है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हो ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है और इसका जो ए और बी जो है ना, ये इनकी फंक्शनल वैल्यू दोनों ज़ीरो हैं, क्योंकि हमने डिफ़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि जी ऑफ एक्स जो है ना वो शुरू ए से हो और ख़त्म बी पे हो। तो ज़रूरी है कि एच ऑफ एक्स के अंदर एफ जो एच ऑफ ए है और एच ऑफ बी है वो हमेशा ज़ीरो आंसर देगा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये रोल्स थ्योरम की बात को पूरा कर रहा है कि एफ ऑफ ए इक्वल्स एफ ऑफ बी हो। तो अब हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पता है कि एक पॉइंट एच ऑफ एक्स के अंदर है ऐसा सी जिसके अंदर एच प्राइम जो सी है ना वो इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम डेरिवेटिव लेते हैं दोनों साइडों पे इसकी। एच ऑफ एक्स की जो इक्वेशन हमने बनाई थी, जो इसकी डेफिनेशन बनाई थी हमने, तो एच ऑफ एक्स इक्वल्स एफ प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स सॉरी, मैंने पहले खाली जी प्राइम ऑफ एक्स किया हुआ है। अच्छा, जी प्राइम ऑफ एक्स जो है ना, मैंने सेपरेट किया क्योंकि लंबी सी इक्वेशन थी। ये जी की डेफिनेशन ये थी ना, वाई इक्वल्स एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। तो एफ ऑफ ए तो कांस्टेंट है, वो तो ज़ीरो हो गया। उसके बाद एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, ये भी कांस्टेंट है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स माइनस ए के डेरिवेटिव के साथ। एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, खाली वन होगा। तो जी प्राइम एक्स आ जाता है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। तो हम एच प्राइम सी के अंदर ये पुट कर देते हैं एज इट इज़। अब हमें पता है कि एच प्राइम, यार मैंने, हाँ सही है। अब रोल्स थ्योरम के अप्लाई करेंगे, हमें पता है जैसे पहले बात हुई थी कि ज़रूरी है कि एच प्राइम सी एक पॉइंट होगा ज़ीरो, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पीछे जो थी वो ज़ीरो पुट कर दी। तो एफ प्राइम सी ये उधर रीअरेंज किया, मेन वैल्यू थ्योरम बन गया। अब अगर आपको शुरू से लेके जाऊँ तो यही है कि शुरू के अंदर हमने एक लाइन लेट की है उस फंक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, ठीक है। उसकी इक्वेशन निकाली है, उसकी इक्वेशन निकाल ली है। उसके बाद हमने एक तीसरा फंक्शन बनाया जो उन दोनों का की सब्ट्रैक्शन है, ताकि हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकें। रोल्स थ्योरम अप्लाई किया तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे तीसरे फंक्शन का, वो ज़ीरो पुट किया और उसकी जो दूसरी साइड पर डेरिवेटिव आया था वो रीअरेंज किया तो हमारे पास एमवीटी आ गया। तो ये मेन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ है। ये मुझे नहीं पता आता या नहीं आता, हमारे सर ने बड़ा लंबा कराया था तो मैंने कहा बता ही दूँ, कोई नहीं पता आ जाए। उसके बाद मेन वैल्यू थ्योरम के क्वेश्चंस, वो किस तरह से सवाल में पूछा जाता। तो ओए यार 4.2 पे हूँ, 4.5 तक जानी। अच्छा, फाइंड द वैल्यूज़ और वैल्यूज़ ऑफ सी। अच्छा हाँ, मल्टीपल भी हो सकती हैं, सॉरी मैं नींद में। दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बी, ठीक है, मतलब मेन वैल्यू थ्योरम को वो सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इसके अंदर आपने बस सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ उसका डेरिवेटिव लेना 2x+2, उसके बाद आपने मेन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर देना। इसके अंदर ए बी जो क्लोज्ड इंटरवल था हमारे पास 0 1 है, तो बी आ गया 1, ए आ गया 0। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो था वो एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 हो गया और बी माइनस ए 1 माइनस 0 हो गया। अब हमने वैल्यूज पुट किए हैं, आंसर आ गया। वो बहुत मुश्किल था, सी निकल गया। हाँ, हमने एफ प्राइम सी की जगह बस वो पुट कर दिया ना जो हमने पहले डेरिवेटिव लिया था फंक्शन का। अच्छा जी, तो सी की वैल्यू इस तरह से निकल आती है। उसके बाद अगला ही जो किस्सा है इन सवालों की वो ये है कि आपने बताना है कि ये जो मैं फंक्शन दिखा रहा हूँ क्या इसके ऊपर एमवीटी लग सकता है। तो उसके अंदर आपने, चलो मैं पढ़ के बता दूँ, इतनी ज़्यादा स्क्रीन पे आप शायद डर गए होंगे। विच ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 7 to 12 satisfy the hypotheses of the mean value theorem on the given interval। गिवन इंटरवल क्या है इस फंक्शन के अंदर। अगर हम एफ, ये 11वां सवाल है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, ये एक कंडीशन दी हुई है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, मतलब -2 से -1 तक एक्स की वैल्यू के लिए ऊपर वाला हिस्सा और -1 से 0 तक ये है। तो इसकी फंक्शन की डोमेन हम देख सकते हैं -2 से 0 बन रहे हैं। अब ये जो है मीन वैल्यू थ्योरम,
इसकी मैंने यहाँ पे कंडीशंस लिखी हुई हैं दो, यही है कि कंटिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल ए बी के लिए और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी के लिए। ज़रूरी नहीं है कि क्लोज इंटरवल ए बी के लिए डिफरेंशिएबल हो सकता है कि उसके डिफरेंट, ये कोई टेंशन की बात नहीं है। खैर अब इस सवाल का हाँ, सबसे पहले कॉन्टीन्यूटी टेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमें पता है x² माइनस एक्स पूरा कंटिन्यूस ही जाता है, 2x² माइनस 3x माइनस 3 पूरा कंटिन्यूस ही जाता है, लेकिन इनके बीच में जो जॉइनिंग गैप है -1, क्या ये कंटिन्यूस है? तो हम इसके लिए चेक करते हैं कि क्या f(-1) जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है, क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी वही है, मतलब लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हैं फंक्शन वैल्यू के दोनों? अगर हैं तो कॉन्टीन्यूटी टेस्ट पास कर जाता है। और अगर आप ये सॉल्व करो तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये है, लेकिन ये डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को नहीं पास करता। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकाली जाती है? ये हमें पता है यार कि x² माइनस एक्स डिफरेंशिएबल होता है। हमें ये भी पता है कि ये जो पैराबोला सा है 2x² माइनस 3x माइनस 3, ये भी जो है ये डिफरेंशिएबल होता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन चांस होता है कि कॉर्नर ना आ रहा हो या कोई अचानक से पीक ना आ रही, कोई मतलब जो हमने 5 केसेस डिस्कस किए थे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, उनमें से कोई एक ना आ रहा हो। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि आप उस पॉइंट के ऊपर, ये जो जॉइनिंग पॉइंट है इन दो पीसेस के -1, इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट लो और राइट हैंड लिमिट लो, इनके फर्स्ट डेरिवेटिव के, इनके स्लोप के, इनके डेरिवेटिव के। अगर दोनों बराबर आते हैं तो वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर वो डेरिवेटिव लेफ़्ट हैंड लिमिट पे कुछ और आ रहा है, राइट हैंड लिमिट पे कुछ और आ रहा है, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट को नहीं पास करता। फिर से मैं बात करूँ, आपने f'(x) लेना है, आपने 2x माइनस 1 आ जाएगा x² माइनस एक्स की जगह, और आपने ये पुट करना है इसके अंदर -1 को। जो आंसर आएगा ज़रूरी है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट पास करने के लिए कि जो नीचे वाला पार्ट है 2x² माइनस 3x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव भी -1 के ऊपर वही आंसर है। अगर नहीं दे रहा तो ये टेस्ट फेल हो रहा है, और आपकी जो दो रिक्वायरमेंट्स थी उनमें से एक फ़ेल हो गई, तो आपकी ये वजह है कि यार ये नहीं होगा इसके पैरामीटर सेटिस्फाई। बकाया सर सिंपल से थे, इसके अंदर एक एज आ रही थी तो मैंने कहा मैं बता दूँ, वरना उनके अंदर तो सिंपल ये था कि कंटिन्यूस ही नहीं था आधा फंक्शन। उसके बाद है एक और एक्सरसाइज की प्रॉब्लम, ये उसी एक्सरसाइज के अंदर है, लेकिन इसका MVT से कोई ताल्लुक़ नहीं है दूर दूर से भी, लेकिन डेरिवेटिव्स के साथ है। हमें वेलोसिटी दी गई है ds/dt, और पूछा गया है कि एक सेकंड, हाँ नहीं, इनिशियल पोजीशन भी दी गई है। पूरे सवाल पढ़ लेता हूँ यार, मैं क्या नींद में बैठा हूँ। 41 to 44 gives the velocity v equals ds/dt and initial position of an object moving along a coordinate line. Find the object's position at time t. ठीक है, हमें s at t equals 0 पता है, हमें वेलोसिटी का जनरल फार्मूला पता है, हमें फंक्शन पता है। तो अब आपको पता है कि जो s ऑफ t है वो vt जो है ना उसका डेरिवेटिव होता है, उल्टा बोल दिया, vt जो है ना वो s ऑफ t का डेरिवेटिव होता है। तो इन्होंने ये किया हुआ है कि इन्होंने इसको इंटीग्रेट ही कर दिया। हमने निकालना क्या है, s ऑफ t निकालना ना, तो इस तरह से s ऑफ t निकल जाएगा, लेकिन सर इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है ना प्लस से। तो वैसे अगर आपको इंटीग्रेशन वगैरह नहीं आती इतनी अच्छी तो टेंशन ना लो, वो उसके लिए भी वीडियो अगली आनी है। अभी पहले 4 चैप्टर की रात 6 बजे जा रही है, अगले दिन करूँगा वो। तो s ऑफ t इक्वल्स 4.9 t² प्लस 5t प्लस c, ये हमने जब इंटीग्रेट किया ये आंसर आया। अब हमें पता है, हमें s0 पता है, तो हम 10 हमें पता है, तो लेफ़्ट साइड पे हम t इक्वल 0 पुट करते हैं, 4.9 इंटू 0² वगैरह, इस तरह से हम c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू निकल गई, अब हमारे पास पूरा फॉर्मूला आ गया s ऑफ t का। नहीं समझ लगी, फिर से बताता हूँ। हमें vt पता, हमने s ऑफ t निकालना, हमें ये पता है s ऑफ t जो है ना उसका डेरिवेटिव लो तो vt आता है, तो हमने v ऑफ t को इंटीग्रेट कर लिया। v ऑफ t को इंटीग्रेट किया तो साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया, मतलब एक अननोन कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है। उसको निकालने के लिए हमने वो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की है जो हमें सवाल में दी हुई है कि s ऑफ 0 जो है ना वो 10 है। s ऑफ 0 मतलब s एट टाइम इक्वल 0, तो हमारे पास टाइम इक्वल 0 हम पुट कर सकते हैं s ऑफ t के अंदर, तो प्लस c हमारे पास खाली बच जाता है उस साइड पर, और इसको हम 10 की इक्वल पुट कर दें तो हमें पता चलता है कि c 10 है। तो इस तरह से हमारे पास पूरा फॉर्मूला आ जाता है s ऑफ t का। मोनोटोनिक फंक्शंस आ गए हैं,
मोनोटोनिक फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिवली इंक्रीजिंग हो या एक्सक्लूसिवली डिक्रीजिंग हो। दो टाइप्स होती हैं, या इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं या डिक्रीजिंग होता है। मोनोटोनिक सिंगल टोन बेसिकली, कोई इसके अंदर ख़ास बात नहीं है। इसके बाद फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात है और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, जो लोकल मिनिमम मैक्सिमम की बात ने बीच में आधी छोड़ा था। इसके अंदर ये है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं इस फंक्शन के, निकल गए। अब आपने ओपन इंटरवल्स को आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर एफ इंक्रीजिंग है और जिसके अंदर डिक्रीजिंग है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे ना, आपको पोटेंशियल रिलेटिव एक्सट्रीमा मिल जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही हो इस तरह से इंटरवल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने सबसे पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखो टेक्स्ट के अंदर द फर्स्ट डेरिवेटिव लिख के वो सारा वो डेरिवेटिव निकाला हुआ है। उसके बाद इन्होंने एफ प्राइम एक्स को 0 के इक्वल पुट किया, तो एक्स इक्वल्स +-2 आपके पास आंसर आ रहा है। ये दो रूट्स हैं, -2 और +2। तो इन्होंने -∞ से -2 तक एक इंटरवल बनाया है, -2 से 2 तक एक इंटरवल बनाया है, और 2 से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक इंटरवल बनाया है। अब आप ये ऊपर देख सकते हो राइट साइड पे जो डायग्राम है इंटरवल के बोल्ड के साथ, वहाँ पर सारे इंटरवल्स लिखे हैं। और आगे एफ प्राइम इवेल्यूएटेड, ये जो है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई हो रहा है। ये ना इस इंटरवल के अंदर किसी एक पॉइंट को लेते हैं और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये पूरा इंटरवल इंक्रीजिंग जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव होता क्या है, रेट ऑफ चेंज। अगर रेट ऑफ चेंज आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो मतलब इंक्रीज़ हो रहा है ना रेट, जो पॉजिटिव चेंज है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चेंज है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ये आप उस इंटरवल के अंदर अगर डालते हो तो ये आगे वही बात, हाँ ठीक है, हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो कॉनकेविटी के लिए होता है। तो कॉनकेविटी आप राइट साइड पे देख सकते हो, कनकेव अप होता है इस तरह से, ये बाउल ऊपर को बना हुआ है। कनकेव डाउन है कि बाउल उल्टा पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो उन्होंने दिखाया हुआ है कि यार नहीं, आपको शायद लाइनें समझ नहीं आ जाएंगी यार, इतने भी डफर नहीं हो। जितना आप अगर आप बिल्कुल एक्सट्रीम से शुरू करो, लेफ्ट एक्स एक्सिस की लेफ़्ट साइड से आप राइट पे जाते जाओ, तो आप नोटिस करोगे कि ये जो स्लोप है ना हर पॉइंट के ऊपर, वो कम होता जा रहा है। तो ये तो रेट ऑफ चेंज की बात आ गई है। तो इसलिए ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये इसकी डेरिवेशन है बेसिकली। वो आपको नहीं फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बस सीधी सीधी बात है कि एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नाम की चीज़ होती है जो आपको कनकेविटी नाम की एक चीज़ का बताती है। कनकेविटी होती है कि ये जो टेढ़ा सा बाउल प्यारा सा ऊपर को जा रहा है, स्मूथ सा कर्व, या नीचे को जा रहा है। अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी एक इंटरवल के अंदर कनकेव अप आता है, सॉरी पॉजिटिव आता है तो कनकेव अप हुआ, नेगेटिव आता है तो कनकेव डाउन हुआ, और अगर 0 आता है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता। सबसे पहले अगर आपने कनकेविटी के रीजन्स निकालने हो, आपने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है या इन्फिनिटी के इक्वल। ज़रूरी नहीं है 0 के इक्वल हो, इन्फिनिटी के इक्वल भी हो सकता। जैसे वो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए था, अगर डिनोमिनेटर इस तरह से बन रहा है वगैरह, तो उस तरह से हो जाता होता है, वो भी कभी कभी होता है। तो आपने इस तरह से इन्फेक्शन पॉइंट्स निकाल लेना है, उसकी बेसिस पे आपने कनकेविटी के इंटरवल्स बना लेना है, अपनी डोमेन को तोड़ लेना है। जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए किया था ना, उसी तरह से कनकेविटी के लिए करना है। वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए था, यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के लिए है। और आप इससे बताओगे कि क्या ये रीजन कनकेविटी, ये अपवर्ड्स कनकेविटी का है या डाउनवर्ड्स कनकेविटी का, और ये आपको ना ग्राफिंग करते हुए मदद देगा। स्पीकिंग ऑफ कर्व स्केचिंग अगला टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके अंदर स्टेप है कि आपने ना कोई भी, अगर आपने फंक्शन आपको आ जाता है सवाल ड्रॉ करो, सबसे पहले आपने उसकी डोमेन डोमेन निकालनी है, ठीक है। और अगर कोई सिमेट्रीज़ हैं, जो हमने 3 सिमेट्रीज़ पढ़ी थी, वो शुरू 3 तो नहीं 2 ही हैं फंक्शंस के लिए, जो पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, मतलब अबाउट वाई एक्सिस और अबाउट ऑरिजिन, ये 2 सिमेट्रीज़ होती है ना। तो अगर आपको कोई सिमेट्री नज़र आ रही है तो वो आप आइडेंटिफाई कर लो, और डोमेन को आइडेंटिफाई कर लो कि यार ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ज़्यादा अहम इसके अंदर बात डोमेन की बात, ये सिमेट्रीज़ को मिस करो। फिर आपने डेरिवेटिव्स निकालने हैं, पहले और दूसरे, ठीक है। वो तो आप निकाल लोगे, पूरा चैप्टर डेरिवेटिव्स का मेरा गला सूख गया बोल बोल के। आगे क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ एफ आपने निकालने हैं, तो मतलब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0/इन्फिनिटी के इक्वल पुट करोगे, जो आपको रियल नंबर्स मिलते हैं, जो रियल सोल्यूशंस मिलते हैं, वो आपको होगे कि यार ये क्रिटिकल पॉइंट है, अगर वो डोमेन के अंदर होए तो। इन क्रिटिकल पॉइंट्स का बिहेवियर आप कैसे निकालते हो वो भी बाद में बात करते हैं। आपने पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालने हैं,
फिर आपको पता चल जाएगा कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। मतलब उसकी नेबरहुड से पता चलता है ना कि यार लेफ्ट साइड पे इंक्रीजिंग है, बाद में डिक्रीजिंग है, तो ये पीक आ रही है ना, इस तरह से। तो पहला स्टेप है डोमेन निकालो, दूसरा स्टेप है डेरिवेटिव्स निकालो, तीसरा स्टेप है क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, चौथा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पोर्शंस आइडेंटिफाई करो कि कहाँ पे ग्राफ ऊपर को जा रहा है, कहाँ पे नीचे को आ रहा है। ठीक है, इसमें ही आपको पता चल जाएगा कि आपका वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वाली शर्ट जो है, वैसे वो पूछेंगे अगर सवाल में तो ही निकालनी है, वरना नहीं ज़रूरत। उसके बाद फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन वही वाली बात, सेकंड डेरिवेटिव को ज़ीरो की इक्वल पुट कर दो, या कुछ केसेस के अंदर अगर इन्फिनिटी के ऊपर आपको कोई रियल नंबर मिल रहा है इक्वल पुट करके तो वो कर दो। अगर वाई डबल प्राइम इक्वल्स इन्फिनिटी आपको किसी तरीके से एक रियल नंबर दे रहा है, वो तभी होएगा अगर आपकी डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो बन रहा है उसके अंदर, वो ये तब होता। अच्छा, उसके बाद आपने कनकैविटी के रीजन डिटर्मिन करना, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था कि यार इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसके अंदर ये ज़ीरो आ रहा है, ये असल में एक्स क्यूब पर ग्राफ है ना, तो इसका अगर आप सेकंड डेरिवेटिव लो तो ये आता है 6x, तो 6 इंटू ज़ीरो जो होता है वो होता है ज़ीरो, तो ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब अगर मैं इसके सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 1 डालता हूँ तो 6 इंटू 1 6 होता है, पॉजिटिव नंबर है तो एक कनकैविटी आप है। इसी तरह से अब मैं लेफ़्ट वाले इंटरवल की तरफ देखता हूँ तो ये 6 इंटू -1 करता हूँ तो ये कनकैविटी डाउन हमें बताता है। तो ये मुख्तलिफ एक्स की वैल्यूज़ के साथ इस तरह से हमें कनकैविटी पता चल जाती है। तो ये हमने कनकैविटी फाइंड करनी है। उसके बाद हमने एसिम्पटोट्स करने हैं, जो चैप्टर नंबर मैंने 2 के एंड पे मैंने लंबा सा समझाया था। उसके बाद की पॉइंट्स जो हैं उसके, यानी क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, या फिर आपके इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, लोकल मैक्स हो गया, लोकल मिन हो गया, ग्लोबल मैक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। ये जो है आप इनको, इनके पॉइंट्स आप पहले ही मतलब ग्राफ के मतलब मेजरमेंट के लिहाज से कि यार ये -3.5 के ऊपर आ रहा है तो वहाँ पे नुक्ते लगा लो, ताकि जब आप जोड़ रहे हो एंड पे ग्राफ तो आपको आसानी है। और एंड पे आपने ये देखना कि एसिम्पटोट्स आ रही तो वो भी आपको हेल्प दे देती ग्राफ बनाते हुए कि यार इस तरह से जा रहा है लेकिन कभी टच नहीं करेगा। बस इतना ही है ये वाला हिस्सा। कर्व स्केचिंग की प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। मैंने 22 का जो फॉल्ट 22 है वो ये 3:23 को भी मैं स्लाइड्स में थी, अब 6 बज रहे हैं। नाइस, मैं तो पहले फ्लेक्स मार रहा था कि देखो यार, और अब स्लाइड ओके यार। अच्छा, सबसे पहली बात, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आ जाए, आप देखो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है तो लाजमी है कि आप इसको अपनी कैलकुलेशंस कम करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको पहले ही प्रॉपर बना लो, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये 7 स्टेप्स जो आपको पहले बताए हैं ये फॉलो करो, आपका सवाल हो जाएंगे। और डेरिवेटिव्स की मैंने बताया था कि यार अपनी कैलकुलेशंस कम करने के लिए, ताकि गलती के चांसेस कम हो, आपका टाइम भी कम ज़ाया हो, तो वो भी करो साथ, जो मैंने 3 बातें बताई हैं वो भी प्रॉपर इम्प्रॉपर बोली। उसके बाद यही है कि मैं 4 और स्लाइडें नहीं बना रहा, मैं पहले ही बहुत ज़्यादा देर जाग गई इसके लिए, तो ये मैं प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहा, लेकिन ये आती होती हैं, ये ख़ुद अपने टाइम में करो। आखिरी टॉपिक है हमारा इसके लिए, वीडियो के लिए, अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, ये इसके अंदर हमने कार्डबोर्ड वाले प्रॉब्लम्स किए हुए हैं, मिड में भी आया हुआ है, असाइनमेंट्स में भी किया हुआ है, तो ये वाला प्रॉब्लम मैं नहीं करूँगा, इसकी जगह ऑप्टिमाइजेशन का कोई और प्रॉब्लम मैं करूँगा। तो ये हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, अ रेक्टेंगल हैज़ इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स अपर 2 वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y = 12 - x²। तो एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी बेस है, ठीक है, चल मार है एक्स एक्सिस पर, मतलब y = 0 के ऊपर। मेरा फ़ोन की बात रहा है। अच्छा, y = 12 - x², हम ये ड्रॉ किया है पैराबोला जो है ग्रीन में। तो नज़र ही आ रहा है आपको डायग्राम में कि वर्टिसेस का उसके ऊपर होने का क्या मतलब है, कि मतलब वहाँ पे उसकी एजेस टच हो रही हैं। What is the largest area and the rectangle and कहाँ पे आ गए भाई? What is the largest area the rectangle can have and what are its dimensions? ठीक है, हमसे पूछा लार्जेस्ट एरिया का इसका हो सकता है अगर ये अरेंजमेंट हो, और उसकी डायमेंशंस क्या होगी इस तरह के रेक्टेंगल के। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि जो लेंथ है इसकी किसी नीचे जो बेस जो है वो 2x के बराबर है, और जो हाइट है ना वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर है x की। वो मैंने L/2 बाद में पहले लिखा था, बाद में जाकर मैंने कहा यार x की टर्म्स ज़्यादा आसान रहेगा। तो
आप देख सकते हो 0 से x तक जा रहे हैं ये लाल तक, पर्पल लाइन को अगर आप फॉलो करो तो 0 से लेके x तक अगर तो x आपको इस तरह से पता चल जाता है। अब आप वो x की वैल्यू अगर आप फंक्शन के अंदर डालोगे तो आपको पैराबोला का पॉइंट बता देगा। तो इस तरह से आप एग्जैक्ट वो बता सकते हो कि ऊपर कितने तक जा रहा है। तो आप हाइट भी निकाल सकते हो और बेस भी निकाल सकते हो। तो बेस का फॉर्मूला हो गया 2x, हाइट का हो गया f(x). अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हैं हमने, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो पर्पल वाली लाइन है ग्रीन के साथ कब टच हो रही है, ताकि हमें अपनी लिमिट्स पता चल जाए ना कि हम कहाँ से कहाँ तक रह के काम कर रहे हैं। y = 12 - x² और y = 0, ये दो लाइनें हैं, ठीक है। ओके, y = 0 x एक्सिस हो गया और 12 - x² जो पैराबोला दिया हुआ है। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, और जो x और y की वैल्यूज निकलेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो 0 = 12 - x² हो गया, तो ये 12 = x², तो ये हो जाता है x = ±3.46। लेकिन हम ना यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यार फ़र्क तो नहीं पड़ता, राइट पे जाओ लेफ्ट पे जाओ तो उतनी ही है ना, लेंथ उतनी है, सेंटर में ही है, तो हम उसको इग्नोर करें। हम सीधा 0 = x <= 3.46 को अपनी ना डोमेन बना लेते हैं x की, कि यार यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, या उसकी लेंथ ही 0 है तो मतलब, और ऑब्वियसली एरिया 0 का, या एब्सर्ड सा केस है कोई। और दूसरा ये है कि लेंथ मैक्सिमम है, पर्पल लाइन के एंड तक जा रही है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट तक जा रहे हैं, वो भी बकवास सा केस है क्योंकि उसके अंदर हाइट 0 होगी। खैर, अब हमने a(x) का एक फॉर्मूला बना लिया, जो हमने लार्ज एरिया निकालना था ना, तो लेंथ हमने निकाली है पहले और हाइट निकाली है। तो लेंथ और हाइट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x × f(x). अब f(x) की वैल्यू डाल के 12 - x² हो गया। अब 2x से मल्टीप्लाई किया तो 24x - 2x³ हो गया। अब इसको हम डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, आप नोटिस करो, मैंने ये ना पहले सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मैंने डेरिवेटिव लिया है। ये मेरी ज़िंदगी आसान करता है, वरना मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ना था। तो आप ये भी कर सकते हो अपनी कैलकुलेशंस कम करने के लिए। 24 - 6x², ये उसका डेरिवेटिव है। इसको 0 के इक्वल पुट करो ताकि आपको स्टेशनरी पॉइंट पता चल जाए, क्रिटिकल पॉइंट पता चल जाए, जो आपको सुनने की आदत है। x² को हमने आइसोलेट किया तो 24/6 बन गया। सोल्यूशन में लें इसके +-2, -2 तो हमारी डोमेन से बाहर है, हमने खाली 2 की बात करनी है। अब क्या होएगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट पता चल गया और हमें डोमेन एंड पॉइंट्स पता, 0 से लेकर 3.46 तक जा रहा। तो इन 3 एक्सट्रीम जो केसेस हैं ना, इनके ऊपर हम एरिया निकालते हैं। तो मतलब एक जिसके अंदर आपको पता है कि कोई लोकल कोई रिलेटिव एक्सट्रीमा होने के चांस है, जो हमने 2 निकाला है कि स्टेशनरी पॉइंट आ, तो इसका एरिया निकालेंगे तो ये 32 आ रहा है, अगर मेरा मैथ सही है, जो नहीं है। अच्छा, तो ये 12 - 4 जब हम करते हैं, f(x) हमें हाइट बता रहा है ना, तो 12 - 4 कितना होता है, 8 होता है। तो 4 हो गया 2x, मतलब 2 × 2, तो इस तरह से हमें पता चल गया 4/8 का जो है ना रेक्टेंगल, वो ऑप्टिमल है एरिया को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। और ये ख़त्म हो गया। एक गेम माइनस्वीपर की बनती है भाई, को कैविटी मिलनी है। हाँ, अच्छा, वैसे मुझे बंद कर देना चाहिए।